हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो उसका टॉपिक है एडिक्विटी का जो पैटर्न डिकोड करने की हम सीरीज चला रहे थे, स्कोर बूस्टर सीरीज, उसका ये पार्ट 2 होने वाला है। इसका पार्ट 1 वीडियो है वो हम यहाँ पर पहले ही डाल चुके हैं यूट्यूब के ऊपर। पार्ट 1 के अंदर हमने कौन सा टॉपिक कवर किया था? पार्ट 1 के अंदर हमने टॉपिक कवर किया था, ब्रिक्स टॉपिक कवर किया था। क्योंकि यहाँ पर एडिक्विटी के अंदर जो अभी एग्जामिनेशन हुआ था सिलेक्शन पोस्ट वाला, उसके अंदर हमें एक पैटर्न देखने को मिला कि यहाँ पर एक ही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आपको एक शिफ्ट के अंदर है, डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट के अंदर है, एक ही टॉपिक के आजू बाजू के क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे हमने ब्रिक्स के देखे थे, ब्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपको आजू बाजू से ही आपको देखने को मिले थे। तो इसलिए हम यहाँ पर ब्रिक्स टॉपिक है आपको कंप्लीट कवर है इसके पार्ट 1 में करवा दिया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको जाके देखना कंसीडर कर सकते हो। इसके अंदर है पार्ट 2 के अंदर हम यहाँ पर कौन सा टॉपिक देखेंगे? पार्ट 2 के अंदर हम यहाँ पर सोलर सिस्टम देखेंगे, क्योंकि पार्ट 2 के अंदर है सोलर सिस्टम देखना इसलिए ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट हो जाता है अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए। जैसे कि अभी एग्जाम है आने वाला स्टेनो का है, सीजीएल का है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, सीपीओ है, ये सभी एग्जाम है आने वाले हैं। तो इन सभी एग्जाम आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एडिक्विटी के अंदर है, नए वेंडर के अंदर है। आपने अगर एक टॉपिक से क्वेश्चंस आते हुए देखे तो उसी टॉपिक के आजू बाजू क्वेश्चंस हैं आपको आने वाली शिफ्टें हैं उनके अंदर है देखने को मिल जाते हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको टारगेटेड स्टडी है वो करके स्मार्ट स्टडी करके हुए चलनी है। अदरवाइज यहाँ पर आप सारा जीके का सिलेबस है अभी लास्ट टाइम के अंदर है, आप रिविजन नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर टारगेटेड स्टडी है करते हुए चलनी है नए वेंडर के पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हम यहाँ पर ये पूरी मैराथन सीरीज है यहाँ पर चला रहे हैं। इसका पार्ट 2 है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका पार्ट 1 हमने पहले ही कवर करा दिया है, तो इससे क्या होगा कि आप अपना कंफर्म है सिलेक्शन कर सकते हो। तो हमारे जो सोलर सिस्टम है इसके अंदर है टोटल आपको 8 प्लेनेट देखने को मिलेंगे, जिनको हम 4 है एक पार्ट में रखते हैं, 4 दूसरे पार्ट में रखते हैं। ऐसे करके स्टार्टिंग के 4 हैं उनको हाफ पार्ट में हम बांट देते हैं, हाफ हाफ में। जो स्टार्टिंग के 4 हैं उनको हम बोलते हैं स्मॉल प्लेनेट या फिर रॉकी प्लेनेट, और जो आगे के 4 हैं उनको बोलते हैं गैसियस प्लेनेट। तो क्योंकि यहाँ पर ये जो आगे के 4 हैं आपको गैसियस की फॉर्मेट में देखने को मिलते हैं। जो स्टार्टिंग के 4 हैं अगर उनका नाम की अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स हैं। आगे के हैं वो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून हैं। ये चारों प्लेनेट हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप से हम यहाँ पर सभी प्लेनेट्स को पढ़ेंगे और साथ में सन को भी पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट हैं उनको भी कवर करते हुए चलेंगे। तो जो आज का हमारा ये लेक्चर रहने वाला है सोलर सिस्टम के और इसके प्लेनेट्स के ऊपर, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे मोस्ट प्रोबेबली आपको एग्जाम के अंदर है आने वाले एग्जाम्स हैं उनके अंदर है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इस लेक्चर को यहाँ पर आपको शुरू से लेके एंड तक यहाँ पर देखना है। चाहे तो आप इस लेक्चर को आपको अगर स्लो लग रहा है तो आपको स्पीड में देख सकते हैं, पर यहाँ पर कोई पार्ट को आपको स्किप नहीं करना। क्या पता कि आप जिस पार्ट को स्किप करो और उसके अंदर वही इन्फॉर्मेशन हो जो आपके एग्जाम के अंदर आ जाए, फिर यहाँ पर आप पश्चाताप करोगे कि यहाँ पर मैंने इस इन्फॉर्मेशन को स्किप कर दिया, फिर ये मेरा क्वेश्चन छूट गया। तो इसलिए आपको इस इन्फॉर्मेशन को स्किप नहीं करना है और यहाँ पर इसको लेक्चर को आसानी से यहाँ पर आपको समझते हुए चलना है। चाहे तो आप इसको स्पीड में भी देखना कंसीडर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम की। तो जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर क्या है कि आपको सेंटर के अंदर है इस टाइप से सन देखने को मिलता है, और उसके बाहर जो सारे जो प्लेनेट्स हैं, ड्वार्फ प्लेनेट जो भी हैं अपने सोलर सिस्टम के अंदर है, इंटिटी हैं, वो सारी आपको यहाँ पर बाहर ऐसे रिवॉल्व करती हुई देखने को मिलती हैं। आप इस डायग्राम के अंदर भी देख पा रहे होंगे कि इस टाइप से रिवॉल्व करती हुई आपको देखने को मिलती है। ये अर्थ है, सभी का एक अपना अपना ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट का मतलब ये होता है कि एक चक्कर टाइप में होता है ना, गोल, ये गोल चक्कर है, इसी को यहाँ पर ऑर्बिट बोला जाता है। तो ये सभी का अपना फिक्स होता है, ये नहीं कि ये इसको टक्कर मार रहा है, ये इसको टक्कर मार रहा है। ये आपस में यहाँ पर कोई भी प्लेनेट्स हैं, दो प्लेनेट्स हैं, आपस में टकराते नहीं है, मतलब एक दूसरे के ऑर्बिट को क्रॉस नहीं करते हैं। प्लूटो को जो डिस्कार्ड किया गया था प्लेनेट सिस्टम से, हमारे पास है पहले 9 प्लेनेट सिस्टम माने जाते थे सोलर सिस्टम के अंदर, फिर 8 कर दिए, प्लूटो को डिस्कार्ड कर दिया। वो इसीलिए कर दिया था क्योंकि यहाँ पर वो अपने जो सर्किल है, जो ऑर्बिट है, उसके अंदर नहीं रहता था, वो दूसरे जो प्लेनेट्स का जो सर्किल है उसको क्रॉस कर रहा था। और क्योंकि एक प्लेनेट की एक विशेषता ही ये होती है कि आइडेंटिटी ये होती है कि वो दूसरे प्लेनेट्स के जो रास्ता है, मतलब ऑर्बिट है, उसको यहाँ पर कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। अब यहाँ पर हम सन की है कुछ विशेषताएं हैं, मतलब उसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं।
जो सन की अगर हम एज की अगर बात करें तो सन की एज है अप्रोक्सीमेट है कितनी मानी जाती है, इसकी 4.5 बिलियन ईयर्स है ओल्ड यहाँ पर सन माना जाता है। क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर है सबसे जो पुरानी एंटिटी अगर माने तो वो कौन है, सन। सन के ही पार्ट से यहाँ पर टूट के निकले हुए सभी प्लैनेट्स हैं उनको कंसीडर किया जाता है। तो मतलब यहाँ पर सन के ऑफस्प्रिंग यहाँ पर मतलब उसके डिसेंडेंट ही मान सकते हैं हम यहाँ पर प्लेनेट। तो सबसे ज्यादा एज है हमारे पास किसकी निकल के आएगी, सन की निकल के आएगी। सन के अंदर अगर हम कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो मतलब सन के अंदर है क्या, अगर सन के अंदर अंदर अगर हम जाके देखें तो सन के अंदर है आपको दो गैसेज देखने को मिलती हैं, एक हाइड्रोजन देखने को मिलती है और एक हीलियम आपको गैस देखने को मिलती है। तो सन के अगर हम कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो कंस्टिट्यूएंट है आपको कौन सा देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम का सिंबल होता है He और हाइड्रोजन का होता है H। तो ये दोनों एलिमेंट्स हैं आपको सन के अंदर है देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद में अगर हम सन के अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो सन है सबसे ज्यादा हैवीएस्ट होता है। आप यहाँ पर डायग्राम के अंदर भी देख पा रहे होगे जो सबसे बड़ा है वो कौन है, सन है। तो अगर ग्रेविटी के अंदर ये होता है कि जो जितना बड़ा होता है उसकी ग्रेविटी है उतनी ही ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा अगर बड़ा है, सबसे ज्यादा मास अगर सन का है तो सारे प्लैनेट्स के अंदर है, तो सबसे ज्यादा ग्रेविटी है किसकी होगी, सबसे ज्यादा ग्रेविटी है वो होगी सन की होगी। और सन है अपनी ग्रेविटी की वजह से ही इन प्लैनेट्स को इनको पकड़ के रखा हुआ है। मतलब ये जो प्लैनेट्स हैं सभी सन के चारों तरफ है वो घूम रहे हैं, वो इसीलिए घूम पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सन इसको अपनी ग्रेविटी से पकड़ के रखा है। नहीं तो ये अंतरिक्ष में सारे कहीं इतर बितर हो जाते हैं, एक प्लेनेट कहाँ जाएगा दूसरा प्लेनेट कहाँ जाएगा, आज यहाँ है कल वहाँ है पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि सन इनको पकड़ के बैठा हुआ है, अपनी पकड़ के किससे बैठा हुआ है, ये ग्रेविटी से इसको होल्ड करके बैठा हुआ है कि ये अपने ऑर्बिट्स में रहे। फिर इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो सन के अंदर है जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमें देखने को मिलती हैं वो क्या है कि सन का जो डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली कितना है, 1,01.4 मिलियन किलोमीटर है। मतलब कि यहाँ पर 14 लाख किलोमीटर है सन का यहाँ पर डायमीटर है। तो अगर हम डायमीटर की बात करें तो जैसे कि ये हमारा सर्किल होता है, सर्किल के अंदर यहाँ पर एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक यहाँ पर जो दूरी होती है उसको यहाँ पर डायमीटर बोला जाता है। और यहाँ पर अगर डायमीटर की हाफ कर दे तो वो होती है रेडियस। तो यहाँ पर हमें टोटल या एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक यहाँ पर जाने के लिए जो डिस्टेंस लगती है उसको डायमीटर बोलते हैं और वो 1.4 मिलियन किलोमीटर है सन का। जो कि अगर हम अर्थ के कंपैरिजन में बात करें तो अर्थ के कंपैरिजन में ये मान लो कि एक सन के अंदर है 100 अर्थ समा जाएंगे। मतलब 100 अर्थ अगर आप मिला दोगे तब जाके एक सन के वेट के बराबर है, मतलब उसके डायमेंशंस के बराबर है, आपको यहाँ पर एक डायमेंशन देखने को मिलेगी। और जुपिटर के कंपैरिजन में अगर देखो तो जुपिटर के कंपैरिजन में आपको देखने को मिला है 10 गुना बड़ा है सन हमें देखने को मिलता है। फिर आगे अगर हम बात करें तो आगे हमारे पास है जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है सन के अंदर से वो है सन जो है अपना इंटायर सोलर सिस्टम है। सन है इंटायर सोलर सिस्टम का कितना मास कवर करता है, 99.86% मास है वो कवर करता है। क्योंकि सन है हमने देखा कि सन की जो डायमीटर होती है वो क्या होती है 1.4 मिलियन होती है किलोमीटर। तो सन की अगर डायमीटर इतनी बड़ी है क्योंकि सन है अर्थ से 100 गुना बड़ा है, जुपिटर से 10 गुना बड़ा है, तो मतलब सबसे ज्यादा मास भी किसका होगा, सन का होगा। तो पूरे सोलर सिस्टम का 99.86% मास है किसके पास में है, वो सन के पास में है। तो मतलब खाली बचा हुआ कितना परसेंट हुआ, 0.14% मास है। बाकी सभी प्लैनेट्स ड्वार्फ प्लैनेट्स मिलके यहाँ पर मास को गैदर करते हैं। तो मतलब आप देख पा रहे होंगे कि सन है कितना हैवी है दूसरों के कंपैरिजन में, मतलब प्लैनेट्स के कंपैरिजन में। तो इसलिए सबसे ज्यादा ग्रेविटी है वो किसकी होती है, सन की होती है। सन है वो अर्थ को पकड़ के रखता है। जैसे अर्थ की ग्रेविटी होती है 9.4 है, उसको जी ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ऐसी सन की एक खुद की ग्रेविटी होती है जो कि अर्थ की ग्रेविटी से कहीं ज्यादा होती है। फिर आगे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें सन के बारे में तो सन के बारे में जो नेक्स्ट पॉइंट है जो सन की यहाँ पर बाहर जो हमें सबसे आउटेस्ट लेयर की अगर बात करें, सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर बोला जाता है। जो सन की आउटर लेयर होती है सबसे बाहर वाली लेयर है जो कि आप यहाँ पर डायग्राम के अंदर है देख पा रहे होंगे, ये वाली लेयर है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है फोटोस्फीयर बोला जाता है। अब हम देखते हैं सन के अंदर कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को। तो सन के अंदर है यहाँ पर अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर में होता है उसको बोला जाता है कोर।
तो यहाँ पर जो कोर होती है सन के अंदर, उसका टेम्परेचर होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है सन के अंदर है, कहाँ पे होता है? कोर के अंदर होता है। वो सन के अंदर इतना हाई टेम्परेचर है, वो जनरेट कैसे होता है? सन के अंदर है हाई टेम्परेचर जनरेट होता है न्यूक्लियर पावर से। अभी न्यूक्लियर पावर का नाम आते ही आपने सुना होगा कि न्यूक्लियर पावर है, ये तो एटम बम में भी यूज होती है। हाँ, एटम बम में यूज होती है न्यूक्लियर पावर, यूरेनियम यूज होता है। पर एटम बम के अंदर है जो न्यूक्लियर पावर यूज होती है, वो होती है फ्यूजन रिएक्शन से। फ्यूजन रिएक्शन में आप ये समझो कि जैसे कि ये कोई बड़ा एलिमेंट था, उसको तोड़ा दो टुकड़ों में, तो वहां से जो हमें एनर्जी मिलती है वो एटम बम के अंदर यूज होती है, और जिसको हम यहाँ पर बोला जाता है फ्यूजन रिएक्शन। और वहीं पर एक और जो रिएक्शन होती है न्यूक्लियर के अंदर, वो होती है फ्यूजन रिएक्शन, जिसके अंदर दो एलिमेंट मिलके एक नया एलिमेंट बनाते हैं। और उसके अंदर है क्या रिएक्शन होती है? फ्यूजन रिएक्शन इसको बोला जाता है। और इसके अंदर भी क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, और इसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो मतलब दो एलिमेंट्स जुड़ के एक नया एलिमेंट बनते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन। एक एलिमेंट टूट के दो नए एलिमेंट बनते हैं, तो उसके अंदर बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन। एनर्जी दोनों साइड में जनरेट होती है, पर यहाँ पर जो फ्यूजन होता है इसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है। और सन के अंदर है कौन सी रिएक्शन होती है? फ्यूजन वाली रिएक्शन होती है। इससे रिलेटेड भी आपको एग्जाम के अंदर है क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि सन के अंदर है कौन सी रिएक्शन होती है, फ्यूजन होती है, फ्यूजन होती है, या फिर दोनों होती हैं। तो सन के अंदर आपको ध्यान रखना है फ्यूजन रिएक्शन होती है। और इसके अंदर क्या होता है? फ्यूजन रिएक्शन के अंदर है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से कौन जनरेट होता है? नया एलिमेंट हीलियम जनरेट होता है। तो सन के अंदर अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, सन के अंदर है कौन से एलिमेंट का कंस्टिट्यूएंट है आपको देखने को मिलता है? हाइड्रोजन और हीलियम, दो ही एलिमेंट हैं आपको सन के अंदर देखने को मिलते हैं। वो इसलिए आपको दो एलिमेंट है देखने को मिलते हैं। और इन दोनों के अंदर भी अगर हम अभी के फिलहाल के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बात करें, जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट है सन के अंदर आपको देखने को मिलता है वो है हाइड्रोजन। जैसे जैसे अगर सन का सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा और वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सन है पूरा यहाँ पर डेड हो जाएगा। पर उसकी लाइफ साइकिल है अभी बहुत ज़्यादा है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास है सन से रिलेटेड जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, वो है सन का जो यहाँ पर ये आउटर है, आउटर सरफेस है, इसका टेम्परेचर कितना होता है? इसका टेम्परेचर है 5,500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो कोर होता है, कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। आउटर के अगर बात करें, आउटर सरफेस होता है इसकी सतह, उसका टेम्परेचर होता है 5,500 डिग्री सेल्सियस। फिर अगर हम सन के अगर रोटेशन की अगर बात करें, तो सन का जो रोटेशन होता है, सन का रोटेशन है 25 अर्थ ईयर होता है एट इक्वेटर, और 36 अर्थ ईयर होता है एट पोल। ये कोई ज़्यादा यहाँ पर इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, इसको यहाँ पर आप स्किप भी कर सकते हो। ये एक कैजुअल इंफॉर्मेशन के तौर पे आप इसको यहाँ पर चाहे तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के ऊपर है ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं सन के अंदर है कोई भी आपको मून है यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। मून का मतलब होता है नेचुरल सैटेलाइट। सन की कोई अपनी नेचुरल सैटेलाइट नहीं होती है। जैसे अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है उसको बोला जाता है मून बोला जाता है, क्योंकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो तो यहाँ पर इंसान डालता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें, तो सन के अगर हम सोलर साइकिल की बात करें, तो सन का जो सोलर साइकिल है वो कितना होता है? वो होता है 11 ईयर का सन का सोलर साइकिल सिस्टम हमें देखने को मिलता है। फिर अगर हम सन के अंदर अगर और इंफॉर्मेशन की अगर बात करें, तो सन के अंदर है आपको क्या देखने को मिलती है? सोलर विंड देखने को मिलती है, फ्लेयर्स मिलती हैं। ये आप देख पा रहे हो इस डायग्राम के अंदर से, ये देखो सोलर विंड आपको देखने को मिल रही है, फ्लेयर्स आपको देखने को मिलती है। ये सारी जो फिनोमिनल है वो आपको सन के अंदर देखने को मिलती हैं। फिर अगर हम इसके सन के अंदर अगर मिशंस की बात करें कि जो कि ह्यूमन के द्वारा भेजे गए हैं, जैसे कि सन के द्वारा है यहाँ पर सन के ऊपर है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, मतलब सन की यहाँ पर सतह को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि सन कैसे वर्क करता है उसको समझने के लिए इंसान के द्वारा यहाँ पर बार बार यहाँ पर अपने जो सैटेलाइट्स हैं वो भेजे गए हैं। कि जैसे सोलर पार्कर प्रोब मिशन है, स्टीरियो मिशन है, सोलर ऑर्बिटर मिशन है, इस टाइप के यहाँ पर जो आदित्य L1 मिशन है यहाँ पर इसरो का है वो भी होने वाला है। ये जो मिशन हैं यहाँ पर सन के ऊपर सेंड किए गए हैं सन को स्टडी करने के लिए। ये जो आपका जो सोलर सिस्टम अभी टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, ये आपके एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर अभी जो एसएससी के अंदर नया वेंडर है जिसके अंदर है एआई से क्वेश्चन डिसाइड हो रहे हैं, उसके अंदर क्या होता है कि उसको एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो यहाँ पर जनरेट करता है या फिर सेलेक्ट करता है, जो भी करता है। पर उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है आपको देखने को मिलते हैं।
तो यहाँ पर जो सोलर सिस्टम टॉपिक है वो उसकी यहाँ पर डेटाबेस के अंदर है, वो जा चुका है। तो यहाँ पर सोलर सिस्टम अगर उसके डेटाबेस के अंदर जा चुका है तो यहाँ पर सोलर सिस्टम से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, आपको आगे आने वाले शिफ्ट और आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उनके अंदर मोस्ट प्रोबेबली आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ पर सोलर सिस्टम आपके लिए निकल के आता है, तो इसलिए इसको कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं मरकरी की। मरकरी की अगर बात करें तो जो सन के नज़दीक है, सबसे पहला प्लेनेट है जो हमें देखने को मिलता है, वो कौन सा है? वो है मरकरी। मरकरी है सन के जो सबसे नज़दीक प्लेनेट है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो पहला सर्किल है ऑर्बिट है, इसके अंदर है कौन सा है सबसे पहला प्लेनेट है, वो है मरकरी है। और मरकरी को अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये जो सोलर सिस्टम है इसका सबसे जो छोटा प्लेनेट है वो भी कौन सा है? वो है मरकरी है। सबसे नज़दीक का प्लेनेट है वो कौन सा है? मरकरी है। और सबसे छोटा प्लेनेट है वो भी कौन सा है? वो है मरकरी है। अब अगर हम इसकी डिस्टेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर इसकी जो सन से जो एवरेजन डिस्टेंस है वो आप देख पा रहे होंगे कितनी है, अप्रोक्सीमेट 36 मिलियन किलोमीटर है। ये आपको यहाँ पर डिस्टेंस है इनकी देखने को मिल रही है, मिलियन मील यहाँ पर डिस्टेंस है आपको देखने को मिल रही है। अगर हम किलोमीटर में अगर इसकी बात करें तो 57.91 मिलियन किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है वो आपको देखने को मिलती है। फिर इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है जो इक्वेटोरियल रेडियस है इसकी। इक्वेटोरियल रेडियस इसकी कितनी है? इक्वेटोरियल रेडियस है इसकी 2440 किलोमीटर यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और इसके बाद में यहाँ पर अगर हम इसकी अर्थ के कंपैरिजन में बात करें तो यहाँ पर ये स्लाइटली क्या है, लार्जर देन अर्थ मून। यहाँ पर जो अर्थ का मून है, मतलब जिसको हम चंद्रमा बोलते हैं, उससे थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा है। तो यहाँ पर इक्वेटोरियल रेडियस का मतलब ये होगा कि जैसे ये पूरा है एक गोला टाइप में होता है, इसकी यहाँ पर जो सेंटर से लेके बाहर की जो डिस्टेंस होती है इसको यहाँ पर रेडियस बोला जाता है। और इक्वेटोरियल मतलब यहाँ पर जैसे आप ये मान सकते हो हॉरिजॉन्टली यहाँ पर जो रेडियस है वो नापी गई है। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें तो इसका जो रोटेशन पीरियड है, इसका जो 1 डे है वो क्या होता है? 1 डे इसका अर्थ के जो अपने यहाँ पर अर्थ के अंदर है 58.65 डेज होते हैं, इसका यहाँ पर एक रोटेशन होता है। जैसे कि अर्थ का एक डे कब होता है? अर्थ का एक डे जब होता है कि जैसे कि ये मान लो कि पूरी अर्थ है, ये जैसे कि ये पॉइंट है मेरे यहाँ पे है कोई खड़ा है इंसान, उसके सामने अर्थ का ये पॉइंट है, बाहर खड़ा है मान लो स्पेस के अंदर है। अब ये पूरी अर्थ है ऐसे घूमेगी और यहाँ पर पूरी घूम के क्या है कि ये एक बार घूम के ये ऐसे पूरी वापस आ जाएगी। तो अर्थ को ये जो पूरा एक सर्किल है घूमने के अंदर है कितना टाइम लगता है? वो लगता है 24 घंटे। जैसे कि हमारे पास है सुबह की मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग से लेके नेक्स्ट मॉर्निंग तक कितना होता है? 24 घंटे होते हैं। मतलब 24 घंटों के अंदर है क्या होता है? अर्थ का एक पूरा डे होता है। और वैसे ही यहाँ पर जो एक पूरा जो ये है मरकरी है, जैसे मरकरी भी क्या है कि पूरा ऐसे घूमेगी तो उसका मरकरी का वो पूरा एक दिन माना जाएगा। उस पूरे एक दिन है कितने टाइम में होता है? जब अर्थ के 58.65 डेज बीत हो जाते हैं तब जाके यहाँ पर मरकरी है वो अपना एक पूरा चक्कर है वो कंप्लीट करती है। मतलब मरकरी की जो घूमने की स्पीड है वो क्या हो गई? अर्थ के कंपैरिजन में कम हो गई। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑर्बिट पीरियड। ऑर्बिट पीरियड क्या हो गया कि ऑर्बिट पीरियड ये हो गया कि जैसे अर्थ है ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ क्या करती है कि ऐसे सन के बाहर से पूरा चक्कर लगाती है और इस पूरा चक्कर लगाने में अर्थ को कितना टाइम लग जाता है? पूरा 1 साल यहाँ पर लग जाता है। तो जो पूरा 1 साल अर्थ को लगता है तो उसी टाइम में अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी यहाँ से लेके ये अपना एक पूरा चक्कर मारेगी। तो मरकरी अगर अपना पूरा चक्कर की बात करें तो जो पूरा एक ईयर होता है मरकरी का वो बहुत जल्दी हो जाता है, वो हो जाता है 87.97 अर्थ डेज के अंदर। क्योंकि यहाँ पर जो मरकरी है वो सन के नज़दीक में है तो इसका चक्कर है वो थोड़ा छोटा पड़ता है, तो इसलिए इसका जल्दी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो मरकरी का जो डे है वो तो बड़ा होता है, पर जो मरकरी का ईयर है वो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। अर्थ के कंपैरिजन में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अर्थ के अंदर है आपके 87.97 डेज के अंदर ही मरकरी का पूरा एक ईयर है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर आगे अगर हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है इसके टेम्परेचर से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो इसका टेम्परेचर की अगर रेंज की अगर बात करें तो इसका टेम्परेचर की रेंज है वो आपको बहुत डाइल्यूट देखने को मिलेगी। यहाँ पर वेरिएशन है इसको अंदर है आपको देखने को मिलेगा।
यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस स्टेटमेंट के अंदर है सरफेस टेम्परेचर रेंज ड्रास्टिकली फ्रॉम 180 डिग्री सेल्सियस है एट नाइट होता है और 430 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे। आप देख पा रहे होंगे कितनी यहाँ पर वेरिएशन है, रेंज के अंदर है, डे और नाइट के अंदर है, इसका देखने को मिलता है आपको। अब हम देख लेते हैं मरकरी के अंदर है कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। वो कुछ इस टाइप से हैं कि यहाँ पर अगर हम इसके एटमॉस्फेयर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी एटमॉस्फेयर है वो नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ये प्लेनेट है बहुत छोटा प्लेनेट है। तो बहुत छोटा प्लेनेट है तो इसकी ग्रेविटी है वो बहुत लो होती है। ग्रेविटी लो होती है तो इसको क्या होता है कि यहाँ पर जो गैसेस होते हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं, उनको होल्ड करके नहीं रख सकता। ये गैसेस हैं वो उड़ जाती हैं, ऊपर हवा में चली जाती हैं। मतलब हवा का मतलब यहाँ पर एटमॉस्फेयर के अंदर से पार होते हुए यहाँ पर हमें सोलर सिस्टम के अंदर है विलुप्त हो जाती हैं। पर फिर भी यहाँ पर आपको जो और दूसरी गैसेज हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनके यहाँ पर प्रेजेंस है आपको एक्सोस्फीयर के अंदर है, थिन लेयर है, वो देखने को मिल जाती है। फिर इसके बाद में हमारे पास है जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड है वो है कि यहाँ पर भी आपको क्रिएटर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे मून के ऊपर है, अर्थ का जो मून होता है, चंद्रमा होता है, उसके ऊपर है थोड़े बहुत गड्ढे देखने को मिलते हैं, उसी टाइप के गड्ढे है टाइप में आपको यहाँ पर मरकरी के अंदर भी आपको देखने को मिलते हैं। इसके अगर हम कोर की बात करें तो कोर है इसका यहाँ पर पार्शियली मोल्टेड कोर है, मेटेलिक कोर है, वो आपको देखने को मिलता है। जैसे कि नॉर्मल अर्थ के अंदर भी आपको देखने को मिलता है, पर यहाँ पर ये थोड़ा स्मॉल अमाउंट में होता है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर वीक होती है, क्योंकि पार्शियली मोल्टेड है और यहाँ पर इसकी साइज है पहले से छोटी है, तो इसकी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत छोटी आपको देखने को मिलती है। क्योंकि इसकी यहाँ पर हमने देखा कि इसकी साइज छोटी है, ग्रेविटी कम है, तो इसलिए एटमॉस्फेरिक गैसेज नहीं है। तो अगर ग्रेविटी कम है तो कोई मून है उसको होल्ड करके भी नहीं रख सकता, क्योंकि मून है कोई भी मतलब मून को मतलब ये हो गया कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं कि इसकी नेचुरल सैटेलाइट। तो नेचुरल सैटेलाइट है, कोई भी प्लेनेट है अपनी नेचुरल सैटेलाइट को होल्ड करके कब रखेगा, जब उसकी ग्रेविटी उसको होल्ड करने की मतलब क्षमता उसको प्रोवाइड करेगी तभी तो वो रखेगा। तब उसकी ग्रेविटी है उसके पास में इतनी नहीं है कि उसको होल्ड करके रख सके। तो इसलिए यहाँ पर इसके अंदर है आपको कोई भी मून है, मतलब यहाँ पर इसका कोई भी रिंग के अंदर है आपको यहाँ पर इसके मून है नहीं देखने को मिलेगा, कि नेचुरल सैटेलाइट आपको नहीं देखने को मिलता है इसका। अब मरकरी को स्टडी करने के लिए ह्यूमन के द्वारा टाइम टू टाइम है कई मिशंस भी यहाँ पर भेजे गए हैं, जैसे मैसेंजर है, मेरियनर 10 मिशन है। ये आपको किससे रिलेटेड मिशंस हैं भेजे गए हैं, ये आपको मरकरी से रिलेटेड मिशंस हैं ह्यूमन के द्वारा भेजे गए हैं। अब हमारे पास है जो नेक्स्ट प्लेनेट है वो कौन सा है, वो है वीनस। वीनस मतलब हो गया शुक्र। यहाँ पर हमारे पास है जो नेक्स्ट प्लेनेट है वो है वीनस। तो यहाँ पर वीनस के अंदर अगर हम प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो जो हमारे पास है सबसे पहली प्रॉपर्टीज आती है, तो ये क्या है कि यहाँ पर सेकंड प्लेनेट हमें सन से देखने को मिलता है। तो इससे पहले हमें प्लेनेट है जो कौन सा देखने को मिला था वो था बुध, मरकरी यहाँ पर हमें देखने को मिला था। उसके बाद में ये शुक्र देखने को मिलता है, वीनस जिसको हम बोलते हैं। ये तो यहाँ पर हमें सन के टाइप से यहाँ पर सेकंड प्लेनेट है वो देखने को मिलता है। इसकी अगर हम साइज की अगर बात करें तो इसकी साइज आपको सिमिलर देखने को मिलती है अर्थ की। यहाँ पर ट्विन ही बोला जाता है, इसको ट्विन सिस्टर ही बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी साइज है वो बहुत ही आपको सिमिलर देखने को मिल जाती है इसकी साइज। इसके अगर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वीनस के अंदर है, एक तो यहाँ पर आपको जो अर्थ के अंदर आपको डेज होते हैं 243 डेज के अंदर है इनका यहाँ पर एक डेज कंप्लीट होता है, और 225 डेज होते हैं अर्थ के, उनके अंदर है यहाँ पर इसका एक ईयर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो वीनस के अंदर है डे है वो बड़ा होता है और जो ईयर है वो छोटा होता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये वीनस है, ये मान लो वीनस है, तो ये क्या है कि दो टाइप की रोटेशन करेगा, एक तो ये अपनी एक्सिस पे ऊपर घूमेगा और एक ये अपने सन के बाहर है, ये जैसे कि यहाँ से ऐसे सन के बाहर है पूरा चक्कर मारेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो सन के बाहर पूरा चक्कर लगाता है ना, ये जल्दी लगाता है और अपनी एक्सिस पे जो चक्कर लगाता है वो थोड़ा स्लो लगाता है इसके कंपैरिजन में। कि मतलब यहाँ पर सन के बाहर है पूरा चक्कर मार किया जाता है, जबकि एक्सिस पे पूरा चक्कर लगाने में इसको ज़्यादा टाइम लगता है। इसका बात का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अर्थ के अंदर है वैसे टाइम ये उल्टा होता है कि ये जो चक्कर है रोटेशन है अपनी एक्सिस के ऊपर है वो जल्दी लगता है 24 घंटों में, और 365 डेज के अंदर है पूरा सन के बाहर के चक्कर लगता है। पर यहाँ पे ये काम है थोड़ा उल्टा हो जाता है, ये स्लो हो जाता है
तो इसलिए क्या हो जाता है कि डे है वो बड़ा हो जाता है, ईयर है वो यहाँ पर छोटा हो जाता है। ये भी आप इसको पॉइंट को है थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। और इसके अंदर है अगर हम रोटेशन की बात करें तो ये जो अपने एक्सिस के ऊपर है रोटेट करता है, ये क्या कि रेट्रोग्रेड रोटेशन करता है। मतलब यहाँ पर बाकी सभी प्लैनेट्स हैं इस टाइप से रोटेट करते हैं, तो ये उल्टा रोटेट करता है उनके कंपैरिजन में। तो ये वीनस है ये उल्टा रोटेशन है करता है, ये भी बात है आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट फैक्ट है वीनस से रिलेटेड, शुक्र से रिलेटेड, वो है कि यहाँ पर हमें जो ये प्लेनेट है सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का पाया जाता है। जो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट होता है सोलर सिस्टम का वो कौन सा होता है? वीनस होता है, शुक्र होता है। इसके अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आपको देखने को मिलता है 462 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है एवरेजन इसका आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए इसको सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट है वो कंसिडर किया जाता है। और ये इसका जो हाई टेम्परेचर है वो क्यों देखने को मिलता है? वो इसका देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर आपको कौन सी गैसेज देखने को मिलती हैं? ग्रीन हाउस गैसेज देखने को मिलती हैं। सबसे ज़्यादा अमाउंट है इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की देखने को मिलती है। उसकी वजह से यहाँ पर जो क्लाउड हैं वो आपको सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इस वजह से इसके ग्रीन हाउस गैसेज है और ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से 462 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो इस वजह से ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है इसके अंदर है आपको देखने को मिलता है। और भी यहाँ पर जो एक्टिव सरफेस वॉल्केनोज हैं, माउंटेन्स हैं, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अगर हम सैटेलाइट्स की बात करें तो यहाँ पर कोई भी नॉन सैटेलाइट है अभी तक नहीं है, ना ही यहाँ पर आपको कोई किसी टाइप की रिंग है वो देखने को मिलती है। नॉन सैटेलाइट का मतलब यहाँ पर हो गया आर्टिफिशियल सैटेलाइट से नहीं है, यहाँ पर नेचुरल सैटेलाइट का बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। इससे रिलेटेड जो मिशन हैं कुछ यहाँ पर ह्यूमन के द्वारा है वो भेजे गए हैं, जैसे मेरियान 2 है, 5 है, 10 है, पाइनियर वीनस 1 है। तो इस टाइप के मिशन से डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स के अकॉर्डिंग है यहाँ पर भेजे गए हैं और आगे इन फ्यूचर्स है वो भी भेजे जाएंगे इसको स्टडी करने के लिए। इस लेक्चर की अगर हम पीडीएफ की बात करें तो इस लेक्चर की जो पीडीएफ है जो हमारा बैच है एसएससी स्टेनो का जो मटेरियल वाला स्टडी मटेरियल वाला बैच है और जो लेक्चर्स वाला बैच है उसके अंदर है इस लेक्चर की आपको पीडीएफ है वो आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही इस लेक्चर से रिलेटेड जो क्विज हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अभी एग्जाम के अंदर है कम टाइम है तो अभी हमने जो बैच है वो पहले से चला दिया था। उसके बैच के अंदर हम ही ने यहाँ पर डेडिकेटेड एडिक्विटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग है वो स्टडी करवा दी है। तो चाहे तो आप उस बैच को यहाँ पर रिवीजन बैच को यहाँ पर ज्वाइन भी कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर जो हमारे लेक्चर पहले से रिकॉर्डेड हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, पीडीएफ है, नोट्स मिल जाएंगे, उनको रिवाइज भी कर सकते हो। चाहे तो आप स्टडी मटेरियल वाला बैच है उसके यहाँ पर क्या होगा कि आपको लेक्चर्स है वो नहीं देखने को मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स प्रिंटेबल है और टॉपिक वाइज जो क्विज हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, डेडिकेटेड है, एडिक्विटी के अकॉर्डिंग है वो प्रिपेयर किए गए हैं। अब हम बात करते हैं हमारे प्लेनेट की जहाँ पर हम रहते हैं अर्थ की। तो अर्थ से जो रिलेटेड फैक्ट हैं ज़्यादातर फैक्ट हैं वो आपको पता ही होगा, पर फिर भी हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं पृथ्वी से रिलेटेड जो फैक्ट हैं जो हमारे पास है वो कौन से हैं। पृथ्वी से अगर हम इसकी पृथ्वी की अगर बात करें तो सोलर सिस्टम से हमें कौन से नंबर का प्लेनेट है पृथ्वी हमें देखने को मिलता है, वो है तीसरे नंबर का प्लेनेट है। और वहीं पर ये 5वें नंबर का सबसे बड़ा प्लेनेट है। अगर हम साइज वाइज के अंदर अगर देखें तो सबसे बड़ा प्लेनेट है 5वें नंबर का हमें पृथ्वी होता है। तो अगर इसकी डिस्टेंस की अगर बात करें तो जो इसकी एवरेजन दूरी होती है वो क्या होती है 150 मिलियन किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है सन से यहाँ पर कंसीडर की जाती है पृथ्वी की। अगर इसका इक्वेटोरियल डायमीटर की अगर हम बात करें मतलब भूमध्य रेखा व्यास की अगर हम बात करें तो वो होता है 12,756 किलोमीटर डिस्टेंस हमें देखने को मिलती है। जैसे कि ये अर्थ हो गई तो इस अर्थ की ये अर्थ हो गई, इसका यहाँ पर ये हो गया क्या हो जाता है रेडियस, और फिर इसकी रेडियस की अगर हम डबल कर दें तो वो क्या होता है आपका डायमीटर हो जाता है। तो इक्वेटोरियल डायमीटर है इसका क्या होता है 12756 किलोमीटर होता है। इसके बाद में अगर हम इसके पीरियड्स की अगर बात करें तो इसका जो रोटेशन पीरियड होता है मतलब जिसको हम 1 डे बोलते हैं वो कितना होता है 24 डेज का होता है। अगर ऑर्बिटल पीरियड की अगर बात करें तो ऑर्बिटल पीरियड का मतलब हो गया एक साल। एक साल कितने दिन में होता है 365.25 दिन में होता है, अर्थ के अंदर है एक साल पूरा। इसकी अगर हम एक्सिस की अगर बात करें तो ये पूरा एक्सिस है ये सीधा नहीं है, ये थोड़ा सा टिल्टेड है। तो ये टिल्टेड का जो डिग्री है वो कितना है 23.5 डिग्री है, ये क्या हो जाता है ये टिल्टेड हो जाता है। तो मतलब थोड़ा सा टेढ़ा है। ये कितने डिग्री टेढ़ा है ये 23.5 डिग्री टेढ़ा है, मतलब झुका हुआ है।
तो इसी की वजह से हमें क्या है कि मौसम्स देखने को मिलते हैं, मतलब सीजन्स देखने को मिलते हैं। अदरवाइज ये अगर टेढ़ा नहीं होता ना, तो अर्थ के ऊपर हमें कोई भी मौसम्स हैं, यहाँ पर रेनी मौसम्स हैं, ये विंटर मौसम है, समर मौसम है, इस टाइप के मौसम्स हैं वो आपको नहीं देखने को मिलते अगर ये सीधा होता ना, ये 23 डिग्री नहीं झुका होता। तो ये मतलब अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि मौसम्स है वो किस वजह से देखने को मिलते हैं अर्थ के ऊपर, वो आपको देखने को मिलते हैं ड्यू टू इट्स टिल्टिंग नेचर। मतलब ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है ना, इसकी वजह से मौसम्स हैं अर्थ के ऊपर आपको होते देखने को मिलते हैं। अब कुछ फैक्ट और हैं अर्थ से रिलेटेड, हम उनको भी एक बार देख लेते हैं कि अर्थ के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में क्या आपको देखने को मिलता है, लिक्विड वाटर देखने को मिलता है इसके सरफेस के ऊपर। तो और जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, टोटल प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में कितने हैं, 8। 8 में से एक तो अर्थ हो गया, बचे हुए बाकी 7 है, उसके ऊपर है, सभी के ऊपर है कि कहीं भी आपको ये लिक्विड फॉर्म में वाटर है नहीं देखने को मिलता है। कुछ प्लैनेट्स है जिनके ऊपर आपको फ्रोजन फॉर्मेट में वाटर है अभी डिडक्ट किया गया है, पर उसका यहाँ पर अभी तक इतना कन्फर्मेशन है वो नहीं है। तो मतलब जिंदगी जीने के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ है वो क्या है कि वाटर, वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, वो ओनली अर्थ के ऊपर ही आपको देखने को मिलता है। इसके अगर हम एटमॉस्फेयर की संरचना की अगर बात करें तो इसके एटमॉस्फेयर के अंदर है आपको 78% नाइट्रोजन देखने को मिलता है, 21% ऑक्सीजन देखने को मिलता है, बाकी की यहाँ पर ट्रेसेस गैसेज हैं वो आपको देखने को मिलती है। हम माना कि इनको यहाँ पर ये 20 पॉइंट अगर पॉइंट टू एक्यूरेसी में जाए तो ये अलग होगा, पर यहाँ पर एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं। जब यहाँ पर हम एटमॉस्फेयर पूरा पढ़ेंगे तभी उसके अंदर है, अगर हम कवर करेंगे तो यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक ओवरव्यू टाइप में यहाँ पर देख रहे हैं, प्लैनेट्स को पढ़ रहे हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में आपको ये डेटा है सफिशियंट रहता है। फिर अगर हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये अर्थ के अंदर है सबसे ज़्यादा सुटेबल लाइफ के लिए अर्थ ही हो जाती है, दूसरा कोई प्लेनेट है लाइफ के लिए अभी पॉसिबल नहीं है। इन फ्यूचर होगा तो आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब भी यहाँ पर इन सभी बातों के ऊपर है अभी रिसर्च चल रही है। अर्थ के अंदर है आपको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वो देखने को मिलती है। इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करती है कि अर्थ है जैसे ही यहाँ पर हमारा सोलर सिस्टम है इससे फ्लेयर्स आती हैं, तो उनको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पर बाहर रखती है, इस टाइप से यहाँ पर बाहर रखती है। तो क्या होता है कि अर्थ के अंदर है वो मैग्नेटिक फील्ड है, सोलर फ्लेयर है वो बाहर धकेल देती है, तो वो हमें इम्पैक्ट नहीं कर पाती, नुकसान नहीं कर पाती, वो हमें उनसे बचा लेती हैं। तो सोलर फ्लेयर से कौन बचाता है, सोलर फ्लेयर से कौन बचाता है, वो अर्थ की ये मैग्नेटिक फील्ड हमें बचाती है। अर्थ के अंदर अगर हम बात करें तो नेचुरल सैटेलाइट के अंदर है आपको देखने को मिलता है मून। मून है नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि चंद्रमा बोला जाता है। इसके ऊपर भी कई सैटेलाइट्स हैं मैन मेड यहाँ पर भेजे गए हैं। अर्थ के ऊपर भी आपको करंटली है बहुत सारे सैटेलाइट हैं, वेरियस स्टडीज़ के लिए यहाँ पर भेजे गए हैं। जैसे कि अभी आप स्टारलिंक का नाम सुन रहे होगे, जिससे वो है सैटेलाइट से इंटरनेट है वो आएगा, तो वो कहाँ पर अर्थ के ऊपर ही भेजा गया है। अर्थ से सैटेलाइट है यहाँ पर इंटरनेट है आता है। तो यहाँ पर अर्थ के द्वारा अर्थ के ऊपर तो आपको बहुत सारे सैटेलाइट हैं ह्यूमन की स्टडी के लिए, ह्यूमन की इजीनेस के लिए। जैसे हमारा टीवी चलता है, टीवी भी किससे चलता है, सैटेलाइट से लिंक होता है ऊपर, तो सैटेलाइट से वो लिंक होता है, वो क्या होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ह्यूमन के द्वारा भेजी गई है। अब जो हमारे पास है नेक्स्ट प्लेनेट है हमारी लिस्ट में वो है मार्स। मार्स की अगर हम बात करें तो मार्स को हम बोलते हैं, अगर हिंदी में देखें तो वो बोला जाता है मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। मंगल ग्रह के अंदर जो हमारे पास है सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आती है वो क्या है कि मंगल ग्रह है वो सन से चौथा प्लेनेट है आपको देखने को मिलता है। तीसरा प्लेनेट है अभी हमने देखा कि वो कौन सा था, वो था अर्थ। चौथा प्लेनेट है मार्स है, मंगल है। तो यहाँ पर आपको जो इसको रेड प्लेनेट भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, आयरन के ऑक्साइड्स हैं इसकी सॉइल के अंदर देखने को मिलते हैं। आयरन के ऑक्साइड का जो कलर होता है वो क्या होता है, रेड होता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ये लुक वाइज में दिखाई में कैसा दिखता है, रेड दिखता है, तो इसलिए इसको रेड प्लेनेट भी बोला जाता है। इसकी अगर हम डिस्टेंस की अगर बात करें तो इसकी डिस्टेंस है वो क्या होती है, इसकी डिस्टेंस होती है 228 मिलियन किलोमीटर होती है सन से। यहाँ पर सन से इसकी जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है 228 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर होती है। वहीं पर इसकी अगर इक्वेटोरियल रेडियस की बात करें, मतलब ये वाली रेडियस है, इसकी अगर बात करें तो वो कितनी होती है 3390 होती है, जो कि यहाँ पर अगर हम अर्थ के कंपैरिजन में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली लगभग हाफ यहाँ पर साइज में होता है। तो मतलब आधी साइज का यहाँ पर ये प्लेनेट है अर्थ के कंपैरिजन में हमें देखने को मिलता है। वहीं पर इसके अगर हम रोटेशन पीरियड की बात करें, मतलब कि यहाँ पर इसके एक दिन की अगर बात करें, जैसे अभी ये
आपको डायग्राम के अंदर रोटेट होता हुआ दिख रहा है कि ये जो रोटेशन है इसका कितने टाइम में होता है, ये होता है 24.6 आवर में। मतलब ये बहुत ज़्यादा सिमिलर नहीं हो गया अर्थ के कंपेरिजन में, क्योंकि अर्थ का जो एक पूरा रोटेशन पीरियड है वो कितने टाइम में होता है 24 आवर में, यहाँ पर कितना हो रहा है 24.6 में। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हो गया अर्थ के, अगर इसके एक दिन के अगर हम बात करें तो। वहीं पर अगर इसका ऑर्बिट पीरियड की अगर बात करें तो मतलब ऑर्बिट पीरियड हो गया 1 ईयर। 1 ईयर है इसका काफ़ी ज़्यादा टाइम में होता है, 687 डेज में होता है। मतलब यहाँ पर ये स्लो यहाँ पर मूव करता है। इसके अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो इसका टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। इसका टेम्परेचर अगर हम बात करें तो इसका टेम्परेचर आप देख पा रहे होंगे 153 डिग्री क्या होता है, 8 पोल्स होता है, और 20 डिग्री क्या होता है, 8 इक्वेटर होता है। तो यहाँ पर इसके पोल के अंदर है टेम्परेचर है, पोल्स के अंदर है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पोल के अंदर है टेम्परेचर कितना होता है 153 डिग्री होता है माइनस के अंदर, और 20 डिग्री सेल्सियस होता है यहाँ पर इक्वेटर के अंदर। तो यहाँ पर इसके अंदर देख पा रहे होंगे आप कि टेम्परेचर का कितना ज़्यादा वेरिएशन है आपको मार्स के अंदर है देखने को मिलता है, मंगल ग्रह के अंदर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं मार्स के अंदर है कुछ और फीचर्स की। मार्स के अंदर है कुछ और फीचर्स हैं, वो आपको किस टाइप्स के देखने को मिलते हैं। मार्स के अंदर अगर हम बात करें इसके एटमॉस्फेयर की, तो मार्स के अंदर मंगल ग्रह के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर है आपको कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 देखने को मिलती है। अप्रोक्सीमेटली 95% इसके एटमॉस्फेयर के अंदर है आपको क्या देखने को मिलता है, CO2 देखने को मिलती है। CO2 के साथ साथ में आपको थोड़ी बहुत नाइट्रोजन है, आर्गन है, ऑक्सीजन है, ये और वाटर वेपर्स हैं, ये भी आपको देखने को मिल जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत वाटर वेपर्स है वो देखने को मिलती हैं, तो इसलिए यहाँ पर मतलब साइंस के द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पर जो थोड़ी बहुत जो अगर पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें, अर्थ के अलावा किसी और दूसरे प्लेनेट में यहाँ पर लाइफ की पॉसिबल हो सकती है, तो वो हो सकती है मार्स के ऊपर ही हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको वाटर वेपर्स हैं वो देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए आपने भी यहाँ पर इसरो के द्वारा देखा होगा कि मंगलयान ग्रह के जो मिशंस हैं वो मंगल ग्रह के ऊपर है वो भेजे गए थे इसको स्टडी करने के लिए। फिर हमारे पास है जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है मंगल ग्रह से रिलेटेड है, वो है कि यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर एक वॉल्केनो देखने को मिलता है कि वो बहुत ज़्यादा फेमस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहाँ पर जो वॉल्केनो है ओलंपस नाम का एक वॉल्केनो है जिसको माउंटेन भी बोला जाता है। ये जो हमारा जो सोलर सिस्टम है उस सोलर सिस्टम के अंदर है पूरा सबसे बड़ा वॉल्केनो है, या फिर माउंटेन बोल सकते हैं हम। ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पर देखने को मिलता है, मार्स ग्रह के अंदर है आपको देखने को मिलता है। माउंट ओलंपस नाम का यहाँ पर वॉल्केनो आपको देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा माउंट भी कंसिडर किया जाता है, मतलब पहाड़। जैसे अर्थ के अंदर है सबसे बड़ा पहाड़ है वो कहाँ किसको कहा जाता है, एवरेस्ट को कहा जाता है। पर यहाँ पर अगर हम पूरे सोलर सिस्टम के अंदर सबसे बड़े की पहाड़ की अगर बात करें तो वो कौन सा आएगा, ओलंपस निकल के आएगा। फिर हमारे पास है जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर हमें एक डस्ट का स्टॉर्म है, यहाँ पर आंधी तूफान के टाइप में यहाँ पर हमेशा देखने को मिल जाते हैं। एक्सपीरियंस बहुत मेजर फ्रीक्वेंटली आपको देखने को मिलते हैं। और साथ में यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर दो मून। दो मून का मतलब यहाँ पर हो गया दो इसकी नेचुरल सैटेलाइट। दो नेचुरल सैटेलाइट कौन कौन सी हैं, फोबोस और डेइमोस। ये दो जो छोटी सैटेलाइट हैं इसकी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर भी आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो के अंदर, ये दो आपकी जो दो मून आपको देख रहे होंगे इस टाइप से यहाँ पर दो मून है आपको देखने को मिलते हैं। अर्थ के अंदर है कितना होता है, एक नेचुरल सैटेलाइट होती है, और यहाँ पर मार्स के अंदर है कितने नेचुरल सैटेलाइट हैं, दो आपको देखने को मिलती हैं। दोनों का नाम है फोबोस एंड डेइमोस नाम आपको देखने को मिलता है। मार्स को स्टडी करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा है डिफरेंट डिफरेंट मिशंस हैं वो भेजे गए हैं और आगे भी भेजे जाएंगे। जैसे अगर हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया के द्वारा है मंगलयान 1, मंगलयान 2, मंगलयान 3, इस टाइप के मिशन है भेजे गए हैं और भेजे भी जाएंगे इन फ्यूचर से। और ये दूसरे कंट्रीज हैं उनके द्वारा भी आप देख पा रहे होंगे, क्यूरियोसिटी है, मार्स और मार्स के मिशन से इनसाइट है, इस टाइप के मिशन से भेजे गए हैं और इसरो के द्वारा भेजे गए हैं, नासा के द्वारा भेजे जाते हैं। मतलब स्पेस जो एजेंसी होती है रिसर्च करने वाली डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की, वो यहाँ पर मिशन से इसको स्टडी करने के लिए भेजती हैं कि जैसे यहाँ पर कौन सा कैसा इन्वायरमेंट है, कौन से एलिमेंट्स है वो पाए जाते हैं, वाटर वेपर्स है कि नहीं है, फ्रोजन फॉर्मेट में है कि नहीं है, उसकी जो संरचना है अर्थ की वो कैसी है, मतलब उसके जो मिट्टी है वो कैसी है, मिट्टी के जो सैंपल्स हैं फिर उनको भी उठा के वापस से लेके आया जाता है। मतलब इस टाइप की जो रिसर्च है वो चलती रहती हैं। अब हमारे यहाँ से चलते हैं गैसियस प्लेनेट। तो जुपिटर से है हमारे जो नेक्स्ट 4 प्लेनेट हैं, जुपिटर के आगे के जो 3 प्लेनेट और एक जुपिटर खुद,
तो ये जो चारों प्लेनेट हैं वो कौन से हैं? गैसियस प्लेनेट होते हैं। तो यहाँ पर हम स्टडी करते हैं इसको जुपिटर को। तो जुपिटर का मतलब होता है यहाँ पर बृहस्पति। तो बृहस्पति को अगर हम स्टडी करें तो बृहस्पति के अंदर है जो सबसे बड़ा फैक्ट है वो क्या है? ये जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लेनेट है अपने सोलर सिस्टम का, तो अपने सोलर सिस्टम के अंदर जो सबसे बड़ा अगर साइज के अंदर का कोई प्लेनेट है, ग्रह है, तो वो कौन सा है? बृहस्पति है, जुपिटर है। अगर इसको सन की ओर से देखें, सन की ओर से ये कौन सा है? 5th नंबर का प्लेनेट हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है इससे, वो क्या है कि इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी जो डिस्टेंस है सन से कितनी है? 778 मिलियन किलोमीटर हमें डिस्टेंस इसकी देखने को मिलती है। काफ़ी हाई डिस्टेंस है, वो आपको देखने को मिलती है। वहीं पर इसका अगर हम डायमीटर की बात करें तो डायमीटर भी इसको अच्छा खासा आपको डायमीटर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्या है कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है तो इसका डायमीटर है सबसे ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसका डायमीटर है वो कितना है? 1,43,000 किलोमीटर इसका डायमीटर है। तो ये क्या होगा? डायमीटर है, ये सबसे बड़ा डायमीटर है। ये हो गया कितना बड़ा है कि और बाकी सभी प्लैनेट्स इसके अंदर चाहें तो आप फिट कर सकते हैं। इसके अगर हम रोटेशन पीरियड की बात करें तो मतलब इसका रोटेशन पीरियड ये होगा कि इसका वन डे, इसका वन डे है बहुत ही जल्दी हो जाता है। इसका वन डे है 9.9 आवर्स में हो जाता है। मतलब पृथ्वी के 9.9 घंटे के अंदर ही इसका पूरा एक डे है वो कंप्लीट हो जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा जल्दी है वो पूरा एक दिन कंप्लीट कौन करता है? वो जुपिटर करता है। तो मतलब ये सबसे ज़्यादा फास्ट रोटेट करता है। सभी प्लैनेट्स के अंदर है सबसे शॉर्टेस्ट डे किसका हो गया? जुपिटर का हो गया। और सबसे ज़्यादा स्पीड है रोटेशन की, ये भी किसकी होगी? जुपिटर की होगी। वहीं पर अगर हम ऑर्बिट पीरियड की बात करें तो मतलब इसके ईयर की बात करें तो इसका ईयर है वो काफ़ी स्लो होगा, क्योंकि ईयर के अंदर तो आप ये देखोगे कि जैसे हमारा जो सोलर सिस्टम है ये सेंटर है, फिर ये एक प्लेनेट, दूसरा प्लेनेट, तीसरा प्लेनेट, जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे तो ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट की लेंथ है वो बढ़ती जाती है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी तो इसको जो ड्यूरेशन है इसको कवर करने के लिए वो भी बढ़ता बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम सन से बाहर की साइड में जाएंगे तो वो जो ईयर है वो इंक्रीज होता हुआ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसका एक ईयर है देख सकते हो, पृथ्वी के जो 12 साल हैं उसके बराबर इसका यहाँ पर एक ईयर हमें देखने को मिलता है। ये गैसियस प्लेनेट है। इसका अगर हम कंपोजिशन की अगर बात करें तो इसका कंपोजिशन है वो क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन और हीलियम हमने स्टार्टिंग के अंदर ही देखा था। किसका कंपोजिशन होता है? हाइड्रोजन और हीलियम कंपोजिशन होता है सन का। सन की तरह ही इसका कंपोजिशन है वो आपको देखने को मिलता है। ये एक पूरा गैसियस प्लेनेट है, तो यहाँ पर कोई भी सॉलिड सरफेस है वो आपको नहीं देखने को मिलता है। ये पूरा एक गैस का गुब्बारा टाइप में यहाँ पर आप इसको कंसीडर कर सकते हो। सबसे बड़ा प्लेनेट है जुपिटर हमें देखने को मिलता है ये। अगर हम जुपिटर के अदर फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ और फैक्ट हैं जुपिटर से रिलेटेड, बृहस्पति से रिलेटेड, वो भी हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। कि यहाँ का अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर के अंदर है आपको कलरफुल स्ट्रिप्स हैं, पट्टियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं। ग्रेट रेड स्पॉट है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर तूफान है, लार्जर देन द अर्थ है वो आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये एक गैसियस प्लेनेट है। इसके बाद में अगर हम इसके टेम्परेचर से रिलेटेड देखें तो टेम्परेचर है यहाँ पर आपको 145 डिग्री है, माइनस के अंदर है देखने को मिलता है। वहीं पर इसका कोर का जो टेम्परेचर है वो 2400 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर पहुँच जाता है। इसके क्लाउड का टेम्परेचर है वो -145 डिग्री और इसके कोर का टेम्परेचर है वो 2400 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर पहुँच जाता है। इसके अंदर है आपको एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है जुपिटर के अंदर है देखने को मिलती है। यहाँ पर जो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है किस वजह से देखने को मिलती है? लिक्विड मेटेलिक हाइड्रोजन की वजह से, और यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड है वो देखने को मिलती है। साथ में यहाँ पर कुछ रिंग्स हैं वो भी आपको देखने को मिलती हैं। और ये रिंग्स हैं कब डिस्कवर की गई थी? वोएजर 1 था जो कि 1979 के अंदर है लॉन्च किया गया था। मतलब यहाँ पर एक मिशन है लॉन्च किया गया था जिसके द्वारा है इसकी रिंग्स का पता लगाया गया था। इसके अगर हम नॉन सैटेलाइट्स की अगर बात करें तो जो नॉन नेचुरल सैटेलाइट हैं अभी तक हैं वो हैं 95 हैं, जिनमें से अगर हम सबसे बड़े सैटेलाइट की अगर बात करें तो लार्जेस्ट सैटेलाइट है गाइनामाइड है। तो जो गाइनामाइड है ये सैटेलाइट है सबसे बड़ा सैटेलाइट है सोलर सिस्टम का। 95 सैटेलाइट हैं अभी तक इसकी कन्फर्म्ड हो चुकी, क्योंकि हमने अभी आपको पहले भी बताया था कि क्योंकि जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको होल्ड करने के लिए, मतलब मून को होल्ड करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत क्या होती है? ग्रेविटी की होती है। और प्लेनेट से जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा उसकी ग्रेविटी होगी। अगर ये सबसे बड़ा प्लेनेट है तो सबसे ज़्यादा ग्रेविटी होगी, तो सबसे ज़्यादा मून्स को यहाँ पर ये
होल्ड करके रखेगा। अगर मून को होल्ड करके रखेगा तो अब इसके मून की काउंटिंग है वो अपने आप बढ़ेगी ही। तो वैसे भी आप थोड़ा सा लॉजिकल वाइज भी इनको चीज़ों को समझते हुए चले हुए। अगर इसके मिशंस की बात करें तो अभी हमने बताया कि 1979 के अंदर है वॉयेजर नाम का मिशन था जिसके यहाँ पर रिंग को फाइंड आउट किया था। तो मिशन के अंदर है वॉयेजर की पूरी लिस्ट आ जाएगी, गैलीलियो के आ जाएंगे, पायनियर के आ जाएंगे। ये सभी मिशन हैं जुपिटर के ऊपर है अभी तक भेजे गए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट प्लेनेट है वो है सैटर्न। सैटर्न की अगर हम हिंदी के अंदर बात करें तो इसको बोला जाता है शनि। तो शनि के अंदर है अगर हम नेक्स्ट फैक्ट की अगर बात करें तो ये शनि है वो कौन से नंबर का प्लेनेट है? ये छठे नंबर का प्लेनेट है। अगर हम सन की तरफ से देखें तो ये छठे नंबर का प्लेनेट है। अगर इसको साइज की दृष्टि से देखें तो ये आपको सेकंड नंबर का प्लेनेट देखने को मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर का प्लेनेट है वो कौन सा था? वो था जुपिटर। तो जुपिटर था, बृहस्पति था, वो सबसे बड़ा प्लेनेट था। उसके बाद में सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है? शनि है। इसकी अगर हम एवरेज डिस्टेंस की अगर बात करें तो इसकी एवरेज डिस्टेंस है जो कि सन से है वो है 1.4 बिलियन किलोमीटर। 1.4 बिलियन किलोमीटर है इसकी एवरेज डिस्टेंस है। वहीं पर इसके अगर हम डायमीटर की बात करें तो ये भी एक गैसियस प्लेनेट है। इसका जो डायमीटर है वो है 1,20,500 किलोमीटर इसका डायमीटर है। इसका अगर रोटेशन पीरियड देखोगे तो रोटेशन पीरियड है इसका भी काफ़ी कम रोटेशन पीरियड है वो आपको देखने को मिलता है। इसका रोटेशन पीरियड भी ओनली 10.7 आवर्स का यहाँ पर रोटेशन पीरियड है। ये जो रोटेशन पीरियड है ये क्या है कि ये सबसे छोटा तो नहीं है पर ये सेकंड सबसे छोटा रोटेशन पीरियड हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो सबसे छोटा रोटेशन पीरियड है वो किसका होता है? जुपिटर का होता है। मतलब सबसे छोटा दिन है कहाँ पे होता है? जुपिटर का। फिर सेकंड सबसे छोटा दिन है वो कहाँ पे होगा? शनि के अंदर होगा, सैटर्न ग्रह के अंदर हमें देखने को मिलेगा। अगर ईयर की बात करें तो ईयर है आप देख पा रहे होगे, ईयर के अंदर तो मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर जैसे जैसे आप सन से दूर जाते जाओगे तो कोई भी प्लेनेट हो वो आपको इररेस्पेक्टिव बस उसकी डिस्टेंस देखने की वो नज़दीक है या दूर है। अगर दूर है तो उसका जो ईयर है वो बढ़ता हुआ ही जाएगा। यहाँ पर जो एक साल है वो होता है पृथ्वी के 29.4 ईयर्स के बराबर होता है। इसके कंपोजिशन की अगर हमने पहले ही बात कर ली थी कि आगे आने वाले जितने भी प्लैनेट्स हैं सारे प्लैनेट्स कौन से होंगे? गैसियस प्लैनेट होंगे। इसकी अगर हम कंपोजिशन देखें तो इसका कंपोजिशन भी आपको हाइड्रोजन और हीलियम का ही देखने को मिलता है। जुपिटर का कंपोजिशन भी हमने देखा था, कौन सा था? हाइड्रोजन हीलियम का था, जो कि सिमिलर होता है, मतलब सेम होता है, सन के जैसा ही होता है, क्योंकि सन के अंदर भी ये दोनों गैसेज हैं वो ही पाई जाती हैं। अब हमारे पास है कुछ फैक्ट और हैं सैटर्न से रिलेटेड, शनि ग्रह से रिलेटेड, उनको और देख लेते हैं। यहाँ पर इसकी अगर हम मोस्ट फेमस इंफॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या कि एक कॉम्प्लेक्स रिंग सिस्टम है देखने को मिलता है, शनि ग्रह के अंदर है। स्पेक्टेकुलर मतलब बहुत ही शानदार है। यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एक रिंग सिस्टम है ग्रह के बाद में आपको देखने को मिल रहा है, ये जो एक इसकी एक स्पेशलिटी आपको बन जाती है। यहाँ पर आपको साथ में मिलता है काउंटलेस आइस और रॉक पार्टिकल्स हैं, ये भी आपको इस ग्रह के अंदर है आपको देखने को मिलते हैं। ये जो रिंग है कितनी रिंग होती हैं? ये शनि ग्रह के अंदर है आपको 7 रिंग है देखने को मिलती है। 7 रिंग सिस्टम है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। जो 7 रिंग सिस्टम है कौन से ग्रह के अंदर देखने को मिलता है? वो आपको सैटर्न के अंदर ही देखने को मिलता है, शनि ग्रह के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। ये गैसियस प्लेनेट है तो मतलब इसका सॉलिड सरफेस तो होगा नहीं। फिर इसका अगर हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास है इसकी निकल के आती है कि यहाँ पर जो अपर एटमॉस्फेयर है, ये जो अपर एटमॉस्फेयर है इसके अंदर हवाएं हैं उसकी स्पीड है 500 मीटर पर सेकंड तक पहुंच जाती है। वहीं पर इसके अंदर है आपको एक यूनिक 6 साइड है जेट स्ट्रीम भी देखने को मिलता है। नॉर्थ पोल के अंदर है यूनिक 6 साइड जेट स्ट्रीम भी देखने को मिलता है। तो इसके अंदर है कुछ एक स्पेशल फीचर्स टाइप में यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। वहीं पर इसके अंदर आप अगर मून की बात करें तो मतलब नेचुरल सैटेलाइट्स की बात करें तो ये के अंदर है आपको काफ़ी हाई अमाउंट में यहाँ पर नेचुरल सैटेलाइट हैं देखने को मिलती है। यहाँ पर टोटल 146 नेचुरल सैटेलाइट हैं, सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। और इसके अंदर अगर नेचुरल सैटेलाइट के अंदर अगर सबसे बड़ी सैटेलाइट की बात करें तो टाइटन है इसका सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सैटेलाइट है आपको देखने को मिलता है। वैसे गाइनेमाइड है जुपिटर का जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है वही पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट होता है। पर यहाँ पर अगर हम सैटर्न के अंदर ही अगर सबसे बड़ा सैटेलाइट की अगर बात करें तो वो होता है टाइटन। फिर इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बात करें तो इसके कुछ मिशन हैं जो हमें सैटर्न के ऊपर है ह्यूमन के द्वारा है अभी तक भेजे गए हैं। पायनियर 11 है, वॉयेजर 1, 2, तो इस टाइप के जो मिशन हैं
वो अभी तक सैटर्न के ऊपर है, कुछ भेजे गए हैं वुमन के द्वारा स्टडी के पर्पज के लिए। अब हमारे पास है जो नेक्स्ट प्लेनेट है वो है यूरेनस। यूरेनस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो है ये जो प्लेनेट है हमारे पास कौन से नंबर का प्लेनेट है, ये 7वें नंबर का प्लेनेट है। अगर हम सोलर सिस्टम की साइड से अगर हम काउंटिंग करें तो ये 7वें नंबर का प्लेनेट है। अब हम क्या कर रहे हैं कि सन से आगे आगे जाते जाते हैं, वो सन से दूर होते हुए जा रहे हैं। तो जो हमारी एनर्जी का सोर्स है वो कौन है, सन है। तो सन से अगर हम जितनी दूर जाएंगे तो यहाँ पर हमें हीट है, एनर्जी है, वो कम मिलेगी। तो अब हमें क्या होगा कि धीरे धीरे है वो आइस मिलना स्टार्ट हो जाएगी, बर्फ है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इसके ऊपर है आपको बर्फ है देखने को मिल जाती है, मतलब आइस गेंट है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। इसकी अगर हम डिस्टेंस की अगर बात करें सन से तो आप देख पा रहे होंगे 2.9 बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होती है, 2.9 बिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर इसके बाद में अगर इसकी डायमीटर की अगर बात करें तो डायमीटर है इसका 51,118 किलोमीटर इसका डायमीटर है। भूमध्य रेखीय व्यास है इसका 51,118 किलोमीटर हमें देखने को मिलता है, जो कि अगर हम पृथ्वी के कंपैरिजन में बात करें तो जो कि लगभग 4 गुना हमें देखने को मिलता है। कितना गुना? पृथ्वी से 4 गुना हमें देखने को मिलता है। वहीं पर अगर इसका हम एक दिन की अगर बात करें मतलब रोटेशन की बात करें तो रोटेशन है इसका कितना है, 17 घंटे है। मतलब पृथ्वी के कंपैरिजन में ये थोड़ा जल्दी रोटेट करता है, तो इसका 17 घंटे हमें रोटेशन है देखने को मिलता है। तो इसका अगर ईयर की बात करें तो ईयर है वो तो आगे बढ़ता हुआ जाएगा। इसके पृथ्वी के जो 84 ईयर्स हैं उसके मिला के यहाँ पर पूरा एक साल है वो होता है। मतलब ये पूरा यहाँ पर स्लो मोशन में आपको देखने को मिलेगा पूरा ईयर है इसका, क्योंकि इसकी डिस्टेंस है काफ़ी हाई हो जाती है। एक और जो इसका सबसे ज़्यादा मेन फीचर है दूसरे प्लेनेट से इसको अलग करता है वो है इसका एक्सियल पॉइंट। यूनिक एक्सियल टिल्टेड है ये 97.77, मतलब 97.77 डिग्री टिल्टेड है। जैसे पृथ्वी कितनी टिल्टेड थी, 23.5 डिग्री टिल्टेड थी, जिसके कारण हमें मौसम के अंदर है वेरिएशन देखने को मिलते हैं। वैसे ही ये इतना डिग्री टिल्टेड है कि 97.77, तो इसकी वजह से एक्सट्रीम मौसम चेंजेज हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और इसके अगर हम बात करें रोटेशन की, इसका रोटेशन है वो वीनस के टाइप में यहाँ पर आपको रेट्रोग्रेड रोटेशन है, मतलब उल्टा रोटेशन है देखने को मिलता है। तो अभी हमें प्लेनेट के अंदर है जो उल्टा रोटेशन है, बोले रेट्रोग्रेड रोटेशन है, वो किसके अंदर देखने को मिलता है, वीनस के अंदर और यूरेनस के अंदर। मतलब वी और यू के अंदर है आपको रेट्रोग्रेड रोटेशन है, वो उल्टा रोटेशन है देखने को मिलता है। अब कुछ फैक्ट और हैं यूरेनस से रिलेटेड, उनको और देख लेते हैं। तो अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, वाटर देखने को मिलता है, मीथेन और अमोनिया के आइसेज हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, रॉक फॉर्मेट के अंदर है आपको देखने को मिल जाते हैं। इसका कलर है आप यहाँ पर इस वीडियो के अंदर है ये देख पा रहे होंगे, इसका कलर कैसा है, इसका कलर है ब्लू ग्रीन कलर है, ये आपको देखने को मिलता है। ब्लू ग्रीन कलर है ये आपको कहाँ से आता है, इसके अंदर है आपको देखने को मिलेगा मीथेन। हमने कहा था कि अभी इसके अंदर है मीथेन पाई जाती है, मीथेन की वजह से यहाँ पर आपको ब्लू ग्रीन कलर है वो देखने को मिलता है। एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसका भी स्ट्रक्चर है आपको हाइड्रोजन और हीलियम से मिलता हुआ देखने को मिलेगा। कुछ अमाउंट में यहाँ पर आपको मीथेन भी मिलती है, पर जो मेन कंपोजिशन होता है इसका वो आपको हाइड्रोजन और हीलियम देखने को मिलेगा। इसके अंदर भी आपको 13 है थोड़ी धुंधली टाइप की रिंग है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर कट रिंग है वो आपको शनि ग्रह के अंदर है देखने को मिलती है, सैटर्न के अंदर देखने को मिलती हैं, उसके अंदर 7 रिंग होती हैं। इसके अंदर है कितनी रिंग होती हैं, यूरेनस के अंदर है आपको 13 टाइप की रिंग है वो देखने को मिलती हैं। इसके अंदर भी आपको थोड़ा सा हाई अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इसके नेचुरल सैटेलाइट्स की अगर बात करें तो यूरेनस के अंदर है आपको टोटल नंबर ऑफ 28 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अगर हम मिशन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो वॉयेजर 2 नाम का जो स्पेसक्राफ्ट का मिशन था वही अभी तक यहाँ पर इसको विजिट कर पाया है, क्योंकि ये आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना दूर है, ये कितना बिलियन किलोमीटर दूर है यहाँ पर हमारी अर्थ से भी। तो अर्थ से यहाँ पर मिशन भेजना उसके लिए कितना फ्यूल चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में ऐसा तो है नहीं कि बीच में कोई पेट्रोल पंप है वहाँ पर फ्यूल भरवा लेंगे। अर्थ से हम जितना फ्यूल है लेके भेजते हैं उतना ही फ्यूल है वो यहाँ पर उसको कैरी कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट है फ्यूल की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा हाई सुपीरियर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए यहाँ पर तो एक ही मिशन है वो भेज पाए हैं, और जिसका है वो यहाँ पर फ्यूल है पहुँचना ही नहीं होता, पहुँचने के बाद में उसको काम भी करना होता है, तो एनर्जी भी लेनी होती है। और क्योंकि ये प्लेनेट है इतना दूर है सन से भी, तो वहाँ पर वो सोलर सिस्टम है वो भी नहीं चलता है, क्योंकि
जैसे हमने अर्थ के ऊपर भेजा, मार्स के ऊपर भेजा, तो मार्स के ऊपर भेजा तो उसके अंदर तो हम सोलर प्लेट लगा देते हैं, सैटेलाइट के अंदर है। बाद में ऊपर जब सैटेलाइट घूमती है तो उसको जो काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है वो तो वो सोलर एनर्जी से ले लेती है। पर यहाँ पर तो ये है कि इसको अगर सैटेलाइट को भेज दिया और उसको काम करने के लिए जरूरत है, वो भी एनर्जी वो अपने साथ ही लेके आएगा, क्योंकि वो एनर्जी बाहर सन से नहीं ले सकता, क्योंकि सन है काफ़ी दूर हो चुका है, वहां तक सनलाइट भी नहीं पहुंच पा रही है। तो इसलिए इसके ऊपर मिशन भेजना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे जैसे प्लेनेट हैं वो सन से दूर जाते हैं। अब जो हमारे पास है लास्ट प्लेनेट है, लास्ट प्लेनेट है मतलब एट्थ प्लेनेट है, वो कौन सा है? वो है नेपच्यून। नेपच्यून की कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। अभी हमने बताया कि आपको ये कौन सा प्लेनेट है, ये एट्थ प्लेनेट है। ये एट्थ प्लेनेट है तो मतलब क्या हुआ कि सबसे दूर वाला प्लेनेट है, ये हो गया सबसे दूर का प्लेनेट है। तो इसके ऊपर है वो आइस तो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सन की रेज है वो पहुंच ही नहीं पा रही है, तो यहाँ पर बर्फ तो जमेगी ही। तो ये कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको आप लॉजिकली भी इस इन्फॉर्मेशन को क्रिएट कर पा रहे हो। इसकी अगर हम एवरेज डिस्टेंस की अगर बात करें तो एवरेज डिस्टेंस है 4.5 बिलियन किलोमीटर होगी, क्योंकि यूरेनस की जो डिस्टेंस थी वो थी कितनी 2.9 बिलियन किलोमीटर, तो क्योंकि उससे तो ज़्यादा ही होगी, क्योंकि ये प्लेनेट क्या है कि उससे आगे है। इसके बाद में अगर हम इसकी इक्वेटोरियल डायमीटर की अगर बात करें तो मतलब ये डायमीटर की अगर बात करें, ये जो डायमीटर है वो कितना है, इसका डायमीटर है 49528 किलोमीटर, इसका डायमीटर है किलोमीटर में। अगर इसको अर्थ के कंपैरिजन में बात करें तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट 4 गुना है अर्थ के कंपैरिजन में। इसके अगर आप वन डे की अगर बात करें तो इसका एक डे है अर्थ के 16 घंटे के बराबर है, इसका यहाँ पर हमें एक वन डे देखने को मिलता है। मतलब इसकी जो रोटेशन की स्पीड है वो अर्थ के कंपैरिजन में हाई है। अगर ऑर्बिटल पीरियड की बात करें तो मतलब एक ईयर की बात करें तो अर्थ के 165 ईयर के बराबर है, यहाँ पर एक साल होता है, क्योंकि इसका जो चक्कर है, जो ऑर्बिटल पाथ है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा पड़ जाता है, क्योंकि ये क्या कि सर्किल के अंदर है, सबसे ज़्यादा लास्ट के दूरी के ऊपर है। तो नेपच्यून इस वजह से इसका जो ईयर है वो सबसे लास्ट में आ जाता है। इसके बारे में एक और सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि ये जो हमारे सोलर सिस्टम का पहला प्लेनेट है जो कि डिस्कवर्ड किया गया था मैथमेटिकल प्रिडिक्शन के द्वारा रेदर देन ऑब्जर्वेशन। मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा इस प्लेनेट को प्रिडिक्ट किया गया था कि ये हमारे प्लेनेट है, सोलर सिस्टम के अंदर है, प्रजेंट है। बाकी के जो और जो प्लेनेट हैं वो ऑब्जर्वेशन के द्वारा है यहाँ पर क्रिएट किए गए थे, पर ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा है, पहला प्लेनेट है जो कि प्रिडिक्ट किया गया था। तो ये भी एक आपको स्पेशल इन्फॉर्मेशन बन जाती है, एक स्पेशलाइज इन्फॉर्मेशन हो जाती है नेपच्यून ग्रह के लिए। अब कुछ इन्फॉर्मेशन और हैं हमारे पास है नेपच्यून ग्रह से रिलेटेड। नेपच्यून ग्रह से रिलेटेड अगर हम इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर कौन सी गैस है वो एटमॉस्फेयर के अंदर हमें देखने को मिलती है, मीथेन देखने को मिलती है। तो मीथेन देखने को मिलती है, मीथेन की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर आपको ब्लू कलर का इफेक्ट है वो ग्रह के अंदर है, आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी अगर डिस्टेंस की बात करें तो आपको डिस्टेंस है काफ़ी हाई देखने को मिलती है सन से, उसके बावजूद भी यहाँ पर आपको जो सोलर सिस्टम के अंदर है वो आपको विंड है, सोलर विंड है, वो आपको यहाँ पर आपको आती हुई देखने को मिल जाएंगी, जो कि 2100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पर आपको चलती हुई देखने को मिल जाती हैं। तो ये जो अभी डिडक्ट किया गया है साइंस के द्वारा, 2100 किलोमीटर की स्पीड की जो सोलर विंड्स हैं आपको देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद में जो हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्ट है वो है कि यहाँ पर जो लार्ज स्टॉर्म्स हैं, मतलब आंधी तूफान बोलते हैं जिनको, सोलर सिस्टम के अंदर है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर अगर हम रिंग्स की बात करें तो यहाँ पर एटलीस्ट 5 मेन रिंग्स मिलती हैं, 4 प्रोमिनेंट रिंग्स हैं आपको आर्क के टाइप में यहाँ पर नेपच्यून ग्रह के अंदर है देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर भी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड टिल्टेड देखने को मिलती है। दूसरे कौन से ग्रह में टिल्टेड हमें देखने को मिली थी, वो हमें देखने को मिली थी यूरेनस के अंदर है एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो टिल्टेड फॉर्मेट के अंदर है देखने को मिली थी। अगर इसके मून की अगर बात करें तो मतलब इसके नेचुरल सैटेलाइट की बात करें तो इसके अंदर है 14 नेचुरल मून्स है वो आपको देखने को मिलते हैं। इसके अंदर अगर 14 मून्स के अंदर सबसे फेमस बात करें ट्राइटन नाम का जो मून है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये ट्राइटन मून है, इसका फेमस क्यों है, क्योंकि इसका जो रेट्रोग्रेड मोशन है टू द प्लेनेट्स रोटेशन, मतलब जो प्लेनेट की रोटेशन होती है, जहाँ पर इस डायग्राम के अंदर है आप ये मून की ही इमेज है, मतलब टाइटन के जो मून है उसकी इमेज आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रेट्रोग्रेड मोशन है इसका आप उल्टा मोशन है वो देख पा रहे होंगे, ग्रह के रेस्पेक्ट में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसका भी आपको एक क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन के अंदर है देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम मिशन की बात करें तो वॉयेजर 2 ही मिशन होगा
जो कि ओनली स्पेस क्राफ्ट है जो इसको विजिट किया था। मतलब वॉयेजर 2 नाम का मिशन है, कोई एक स्पेशल ग्रह के लिए नहीं भेजा गया था, वो इन ग्रह से पार होता हुआ ऐसे गया था। तो मतलब इनको विजिट करता हुआ गया था, तो इनके विजिट करता हुआ गया था, इनके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, अगर थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन अगर किसी ने हमें दी है तो वो किसने दी है, वॉयेजर 2 नाम के स्पेस क्राफ्ट ने हमें दी है। अब हम बात कर लेते हैं ड्वार्फ प्लेनेट की। तो ड्वार्फ प्लेनेट के अंदर है जो सबसे बड़ा नाम आता है वो कौन है, वो है प्लूटो ग्रह। तो प्लूटो ग्रह से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ड्वार्फ प्लेनेट है जो कि बौने ग्रह बोला जाता है, वो होते क्या हैं। वो ड्वार्फ प्लेनेट है, वो एक टाइप के, यहाँ पर आपको एक प्लेनेट तो नहीं बोल सकते उनको, एक वो होते हैं, एंटिटी होती है मास की, यहाँ पर जिनके अंदर है वो सन के बाहर है, वो एक नियर बाई है, वो चक्कर लगाते रहते हैं। पर ये कोई प्लेनेट का है, कोई मून नहीं हो सकता है यहाँ पर। मतलब उनका एक कोई फिक्स पाथ नहीं होता, वो दूसरे के पाथ को यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं, तो इसलिए वो प्लेनेट की कैटेगरी के अंदर है, नहीं आते हैं। जैसे अगर हम प्लूटो की बात करें तो 2006 से पहले की जो प्लूटो है वो उसके अंदर प्लेनेट की कैटेगरी के अंदर आता था, फिर इसको ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी के अंदर है वो रख दिया गया था, क्योंकि ये जो ग्रह है वो दूसरे प्लेनेट के जो ऑर्बिट था उसको क्रॉस कर रहा था। तो ऑर्बिट को क्रॉस करता है, तो इसलिए वो प्लूटो की जो प्रॉपर्टी होती है प्लेनेट की, उसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर रहा था। अब फिर भी यहाँ पर एक प्लूटो है, एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए एक प्लूटो के बारे में थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम देख लेते हैं। प्लूटो की अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पर आपको मिलेगा, ये क्यूपर बेल्ट है उसके आगे आपको देखने को मिलेगा। जैसे हमें ग्रह के अंदर हमने देखा यूरेनस देखा, नेपच्यून देखा, और उसके बाद में हमें क्यूपर बेल्ट है वो देखने को मिलता है, और उसके बाद में यहाँ पर आपको प्लूटो है वो देखने को मिलेगा। इसके अंदर भी आईसी बॉडी है वो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सन से काफ़ी दूर है। इसकी अगर हम डिस्टेंस की बात करें सन से, आप देख पा रहे होंगे कि 5.9 बिलियन किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, तो मतलब काफ़ी दूर है, तो इसलिए आइस है आपको देखने को मिलेगी। अगर इसकी इक्वेटोरियल डिस्टेंस की अगर बात करें तो इक्वेटोरियल डायमीटर है इसका कितना है, इसका इक्वेटोरियल डायमीटर है ओनली 2377 किलोमीटर है, मतलब बहुत छोटा है इसका, ज़्यादा कुछ बड़ा प्लेनेट है वो यहाँ पर ड्वार्फ प्लेनेट है वो नहीं है ये। अगर इसके रोटेशन पीरियड की अगर बात करें तो रोटेशन पीरियड इसका 153 आवर्स है ओनली। पृथ्वी के अगर हम दिन की अगर बात करें तो मतलब पृथ्वी के 6.3 डेज के इक्वल यहाँ पर हो जाता है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन और हैं प्लूटो से रिलेटेड, उनको भी हम चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। इसका जगह ऑर्बिट पीरियड की अगर बात करें तो मतलब जो इसका 1 ईयर है, 1 ईयर कब होता है इसका, पृथ्वी के 248 ईयर्स के बराबर इनका 1 ईयर होता है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा हाई है सन के से, तो इस वजह से ये सन को पूरा चक्कर लगाने में काफ़ी टाइम लग जाता है इसको। इसके अगर हम और इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो ये जो प्लेनेट है कई बार क्या होता है कि ये जो चक्कर काटते हुए सन के बाहर है, ये टिल्टेड है, ये नेपच्यून ग्रह से भी नज़दीक आ जाता है सन के, मतलब नेपच्यून ग्रह के जो इलिप्टिकल पाथ होता है उसको यहाँ पर ये क्रॉस कर जाता है, मतलब ऐसा कुछ समझ सकते हैं आप इसको, ये ऐसा कुछ हो गया, ये ऐसा कुछ हो गया, तो ये क्या कि सन से नज़दीक आ गया नेपच्यून से चक्कर में, तो इस वजह से क्या हो जाता है कि ये नेपच्यून के जो पाथ है उसको क्रॉस कर रहा है, इस नेपच्यून के पाथ है उसको क्रॉस कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा मेन मेजर कंसर्न था इसका डिस्क्वालीफाई करने का एज ए प्लेनेट 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा, तो वो इसी वजह से था कि ये है ग्रह है वो क्या होता है कि इसकी कक्षा को, मतलब इसके ऑर्बिट को क्रॉस कर रहा था नेपच्यून के ग्रह के कक्षा को। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो क्या है कि इसका भी एक आपको एक्सियल टिल्टेशन है वो आपको देखने को मिलेगा, ये झुका हुआ है 57 डिग्री टिल्टेड है, तो मतलब ये टिल्ट की वजह से यहाँ पर क्या है कि मौसम्स हैं वो देखने को मिलते हैं, टिल्ट की वजह से पृथ्वी है वो कितनी झुकी हुई है 23.5 डिग्री सेल्सियस है वो झुकी हुई है। तो यहाँ पर भी आपको क्या है कि एक रेट्रोग्रेड रोटेशन है देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पर उल्टा रोटेशन है वो आपको देखने को मिलता है। और जो उल्टा रोटेशन है वो किस में देखने को मिला था आपको, वीनस के अंदर भी उल्टा रोटेशन है वो आपको देखने को मिलता था, यूरेनस के अंदर भी आपको रेट्रोग्रेड रोटेशन है वो देखने को मिल जाता था। अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो यहाँ पर आपको नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड है एटमॉस्फेयर के अंदर है, आपको एक थिन लेयर टाइप में यहाँ पर देखने को मिल जाती है। वहीं पर अगर आपको टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर तो आपको पता ही होगा कि इसका टेम्परेचर माइनस में ही मिलेगा, माइनस का 232 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सन से जितना ज़्यादा दूर जाओगे तब टेम्परेचर तो है उतना कम होता ही जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर है कोई हाई नहीं मिलेगा आपको, वेरी लो टेम्परेचर है आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इसके अगर हम सैटेलाइट्स की बात करें तो इसके 5 नॉन सैटेलाइट्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं,
इसके सैटेलाइट्स के नाम है वो आपको ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इसके सैटेलाइट्स के नाम है कोई नहीं पूछने वाला, एग्जाम के अंदर है। बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि आपको यहाँ पर एग्जाम के अंदर इसके सैटेलाइट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पूछी जाए नाम। बस खाली आप इतना भी याद रख लोगे कि इसके 5 सैटेलाइट हैं, बहुत है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अगर हम मिशन की बात करें तो न्यू होराइजन इसका 2015 के अंदर है, वो मिशन इसके पास में उड़ा था, मतलब इसको चेक करने के लिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो गैदर करने के लिए। कुछ और जो फेमस ड्वार्फ प्लेनेट हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वो हमारे पास है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है ड्वार्फ प्लेनेट, उनके अंदर है जो सबसे पहला प्लेनेट आता है वो है कौन सा है, वो है सेरेस प्लेनेट। जो ये सेरेस प्लेनेट है इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन आपको मार्स और जुपिटर के बीच में यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। मार्स और जुपिटर के अंदर है एक एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है। एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है कि मतलब यहाँ पर बहुत सारे एस्ट्रॉयड है एक सीरीज में आपको देखने को मिलते हैं। उस एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर है जो सबसे बड़ा यहाँ पर एस्ट्रॉयड बोले या फिर ड्वार्फ प्लेनेट बोले तो वो कौन सा है, वो है सेरेस नाम का। यहाँ पर जो ड्वार्फ प्लेनेट है वो आपको देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है, ये आपको एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर। और एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ पर होता है, मार्स और जुपिटर के अंदर है। यहाँ पर इसकी जो बीच की डिस्टेंस है इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। फिर जो हमारे पास है नेक्स्ट ड्वार्फ प्लेनेट आता है वो कौन सा है, वो है मेकमेक ड्वार्फ प्लेनेट। मेकमेक ड्वार्फ प्लेनेट है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको क्यूपर बेल्ट है उसके अंदर है देखने को मिलता है। क्यूपर बेल्ट का सबसे लार्जेस्ट यहाँ पर ड्वार्फ प्लेनेट है वो आपको देखने को मिलता है। क्यूपर बेल्ट कहाँ पे मिलता है, जैसे कि यहाँ पर एस्ट्रॉयड बेल्ट है मार्स और जुपिटर के बीच में मिलता है, वैसे ही नेपच्यून है, नेपच्यून और प्लूटो के बीच में आपको कौन सा देखने को मिलता है, नेपच्यून और उसके बीच में आपको देखने को मिलता है क्यूपर बेल्ट है वो आपको देखने को मिल जाता है। फिर जो हमारे पास है नेक्स्ट ड्वार्फ प्लेनेट है उसके बाद में कौन सा आता है, होमिया। होमिया जो ड्वार्फ प्लेनेट है वो क्या है, अपनी किस लिए प्रसिद्ध है, मतलब इलोंगेटेड शेप और 2 मून के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्लेनेट रहेगा हमारे पास है वो है इरिस। इरिस नाम का ये जो प्लेनेट है वो क्या है कि इसके अंदर है स्केटर्ड डिस्क होती हैं, और इसका अगर मास के अंदर अगर बात करें तो ये प्लूटो से ज़्यादा इसे मास है वो कैरी करता है। इस वजह से ये जो फेमस 4 प्लेनेट हैं इनको भी आपको यहाँ पर मेमोरी के अंदर है, एक बार यहाँ पर वन गो के अंदर है आपको रिवीजन के अंदर डाल लेना। फिर जैसे अगर आप ऑप्शन के अंदर देखोगे तो आपको यहाँ पर याद आ जाएगा, फिर आपको उसको टिक मार्क करके आप उसका बेनिफिट ले पाओगे। कुछ यहाँ पर सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो फैक्ट हैं कि सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा कौन, मतलब सुपरलेटिव टाइप के जो फैक्ट हैं सोलर सिस्टम से रिलेटेड, उनको यहाँ पर अभी हम यहाँ पर एक वन गो के अंदर है जो रिवीजन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो सुपरलेटिव होते हैं सोलर सिस्टम के अंदर उनको यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे बड़ा प्लेनेट है सोलर सिस्टम के अंदर है वो कौन सा है, वो है बृहस्पति है, जिसको हम यहाँ पर जुपिटर भी बोलते हैं। अगर वहीं पर अगर हम सबसे छोटे की अगर बात करें तो सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा, कि जो कि सोलर सिस्टम के अंदर हमारा सबसे पहला प्लेनेट आता है, जिसको हम हिंदी के अंदर है बुध बोलते हैं। वहीं पर अगर हम सबसे गर्म प्लेनेट की अगर बात करें, सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट की, तो वो क्या है कि आप सोचोगे कि मरकरी होगा क्योंकि ये सबसे नज़दीक है, पर यहाँ पर आपका आंसर गलत हो जाएगा, वीनस होगा। क्योंकि यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है वो आपको वीनस के अंदर है देखने को मिलता है। वीनस मतलब शुक्र के अंदर है आपको देखने को मिलता है। अगर वहीं पर सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट की अगर बात करें तो वो आपको देखने को मिलता है यूरेनस। और अगर सबसे फास्टेस्ट प्लेनेट के अगर रोटेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वो आपका होता जाता है जुपिटर। मतलब एक दिन है सबसे छोटा दिन है वो किसका होता है, वो जुपिटर का होता है। और अगर वहीं पर अगर हम सबसे स्लोएस्ट रोटेशन की अगर बात करें, मतलब सबसे बड़ा दिन है वो एक दिन है किसका होता है, वो वीनस का होता है, शुक्र का होता है। और इसका एक दिन है कितना होता है, पृथ्वी के 243 डेज के अकॉर्डिंग है इसका यहाँ पर पूरा एक दिन होता है। फिर जो नेक्स्ट सुपरलेटिव हमारे पास आता है वो है सबसे फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन है, मतलब फास्टेस्ट ईयर। अगर सबसे ज़्यादा ईयर के अंदर अगर हम बात करें तो ईयर का तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका सन है, जैसे जैसे आप सन से दूर होते जाओगे वैसे वैसे ईयर है वो बड़ा होता जाएगा। तो जो सबसे कम है ईयर है किसका होगा, सबसे जल्दी ईयर है किसका होगा, मरकरी का होगा, क्योंकि ये मरकरी है सबसे नज़दीक है, इसका अर्थ का 88 डेज में हो जाता है। और सबसे जो स्लो ईयर है किसका होगा, वो सबसे लास्ट वाले प्लेनेट का होगा। सबसे लास्ट वाले प्लेनेट का कितना है, 165 अर्थ ईयर है यहाँ पर होता है, किसका है, नेपच्यून का होता है। अब अगर हम सबसे डेंस प्लेनेट की अगर बात करें तो वो आपका कौन सा है, सबसे डेंस प्लेनेट है वो है पृथ्वी है। और सबसे अगर लीस्ट डेंस की अगर बात करें तो वो आपका शनि आएगा, क्योंकि शनि के अंदर है आपको कितनी रिंग्स हैं देखने को मिलती हैं, 7 रिंग्स हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। और गैसियस प्लेनेट है तो यहाँ पर आपको
लेस डेंस वाला, सबसे लीस्ट डेंस वाला कौन सा प्लेनेट है वो शनि है, और सबसे ज़्यादा डेंस वाला कौन सा है वो पृथ्वी आपको देखने को मिलता है। अब कुछ सुपरलेटिव फॉर्म है और हमारे पास सोलर सिस्टम से आते हैं, उनको और देख लेते हैं, क्योंकि ये जो सुपरलेटिव फॉर्म्स हैं इनसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के अंदर है देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर इसी स्टेटमेंट के अंदर है आप देख पा रहे होंगे, जो ब्राइटेस्ट प्लेनेट है नाइट के अंदर है वो कौन सा होता है, वो वीनस होता है, जिसको हम यहाँ पर मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। तो मॉर्निंग स्टार के नाम से, इवनिंग स्टार के नाम से कौन से प्लेनेट को जाना जाता है, वीनस को जाना जाता है, शुक्र को जाना जाता है। तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपको कई बार एग्जामिनेशन के अंदर है देखने को मिले हैं और आगे भी मिल सकते हैं। फिर इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मून है कौन से प्लेनेट के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, मतलब नेचुरल सैटेलाइट है वो आपको देखने को मिलती हैं शनि के अंदर, शुक्र शनि के अंदर है, सैटर्न के अंदर कितनी है 146 प्लस में यहाँ पर सैटेलाइट हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। अगर लाइफ की अगर बात करें तो लाइफ है कहाँ पर पॉसिबल है, ओनली अर्थ के ऊपर है। और जो सबसे ज़्यादा टिल्टेड है कौन सा प्लेनेट है वो कौन सा है, यूरेनस है, 98 डिग्री है, 98 डिग्री। और इसका क्या होता है उल्टा मोशन है, यहाँ पर रेट्रोग्रेड मोशन है हमें देखने को मिलता है। दूसरे कौन से प्लेनेट के अंदर रेट्रोग्रेड मोशन है वो आपको देखने को मिलता है, वो आपको देखने को मिलता है वीनस के अंदर। वी और यू के अंदर है आपको रेट्रोग्रेड मोशन है, वी फॉर वीनस, यू फॉर यूरेनस। स्ट्रॉन्गेस्ट अगर विंड की अगर बात करें तो नेपच्यून के अंदर आपको 2100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर लार्जेस्ट मून की अगर बात करें तो मतलब लार्जेस्ट सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट की बात करें तो वो आपको गाइनेमाइड देखने को मिलती है, जुपिटर की जो सैटेलाइट होती है। अगर टालेस्ट माउंटेन की बात करें तो मार्स ग्रह के अंदर है आपको एक वॉल्केनो देखने को मिलता है ओलंपस नाम का, वही आपका टालेस्ट माउंटेन है, वही सबसे ज़्यादा वॉल्केनो के अंदर है आपको देखने को मिलता है। डीपेस्ट अगर सबसे गहरी घाटी की अगर बात करें तो सबसे गहरी घाटी कौन सी है, वेलेस मेरी नेरिस नाम की जो घाटी है ये आपको मार्स के अंदर ही देखने को मिलती है, यही सबसे गहरी घाटी है। और सबसे जो लार्जेस्ट वॉल्केनो है वो आपको बता ही दिया, माउंट ओलंपस वाला जो वॉल्केनो है उसी को माउंटेन बोल दो या फिर वॉल्केनो बोल दो, क्योंकि वॉल्केनो ही के टाइप में ही वो माउंटेन है वो बना हुआ है। तो सबसे बड़ा है वो पूरे सोलर सिस्टम के अंदर आपको वही देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम सबसे लार्जेस्ट आंधी तूफान की अगर स्टॉर्म की अगर बात करें, सबसे लॉन्गेस्ट की अगर बात करें तो वो आपको देखने को मिला था 300 प्लस से साल तक। कहाँ तक वहाँ पे देखने को मिला था, जुपिटर के अंदर है, ग्रेट रेड स्पॉट नाम का यहाँ पर तूफान है। आप देख पा रहे हो कि कितना लंबे टाइम तक चला था, 300 प्लस साल तक यहाँ पर हमें देखने को मिला था लगातार। अब हम प्लेनेट वाइज है थोड़े से जो फैक्ट हैं एक वन गो के अंदर है, ब्रीफ के अंदर है, देख लेते हैं। अभी हमने यहाँ पर पहले तो इनको डिटेल में समझा था प्लेनेट वाइज फैक्ट को, अब यहाँ पर वन गो के अंदर है आपको इजी टू रिमेंबर हो जाए, तो इसलिए फैक्ट को हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। प्लेनेट्स के अंदर सबसे पहला प्लेनेट है हमारे पास आता था मरकरी। मरकरी के अंदर अगर हम बात करें तो ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट होता है और सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट होता है सन के अंदर है। सन के जो सबसे नज़दीक है क्लोजेस्ट होता है। यहाँ पर क्लोजेस्ट होने की वजह से सबसे छोटा होता है और यहाँ पर कोई मून नहीं होता है, मतलब इसका कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं होता है। यहाँ पर फ्लक्चुएशन है आपको काफ़ी हाई फ्लक्चुएशन है टेम्परेचर के अंदर है देखने को मिलते हैं। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट प्लेनेट की अगर बात करें तो नेक्स्ट प्लेनेट हमारे पास कौन सा है, वीनस है, शुक्र है। शुक्र को क्या बोला जाता है, शुक्र को यहाँ पर चंद्रमा के बाद में यहाँ पर आपको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। तो जो शुक्र है हमारा क्या है कि ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है नाइट स्काई में, इसीलिए वजह से इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार है वो बोल दिया जाता है। इसके बाद में हमारे पास है जो नेक्स्ट फैक्ट है वो कौन सा है, वो है हॉटेस्ट सरफेस है इसका टेम्परेचर है ड्यू टू यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से यहाँ पर इसका हॉटेस्ट टेम्परेचर है वो आपको रिकॉर्ड किया जाता है। रोटेशन की अगर हम इसकी बात करें तो रोटेशन इसका रेट्रोग्रेड रोटेशन होता है जो कि अपोजिट होता है। इसके अगर हम ऑर्बिट की अगर बात करें तो इसका जो मोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट है आपको इसका प्लेनेट का आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम अर्थ की, तो अर्थ से रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो उनकी बात करते हैं। अर्थ के ऊपर ही आपको लाइफ है देखने को मिलती है और कोई दूसरे प्लेनेट के ऊपर है आपको लाइफ नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको लिक्विड फॉर्म के अंदर है वाटर देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर इसके मून की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एक मून है, लार्जेस्ट मून है वो देखने को मिलता है। मून की वजह से आपको टाइड से देखने को मिलते हैं, मतलब ज्वार है जो कि पानी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। सुनामी वगैरह है वो ज्वार इसकी वजह से आपको देखने को मिलते हैं।
फिर इसके अगर नेक्स्ट फैक्ट की अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा डेंस प्लेनेट है पूरे सोलर सिस्टम के अंदर है, आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम मार्स की। तो मार्स के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर इसको रेड प्लेनेट बोला जाता है, ड्यू टू आयरन ऑक्साइड की वजह से इसको रेड प्लेनेट बोला जाता है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा माउंटेन है वो देखने को मिलता है, ओलंपस नाम का माउंटेन है, वोल्केनो वाला। वो आपका पूरे सोलर सिस्टम के अंदर है, सबसे बड़ा होता है। यहाँ पर आपको अर्थ से सिमिलर ही यहाँ पर सीजन्स है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको एक और आइस की फॉर्मेट में, अभी जो रिसर्च से पता लगा, आइस की फॉर्मेट में यहाँ पर वाटर है वो देखने को मिलता है, और कुछ निशान भी हैं वाटर के यहाँ पर फ्लो होने के वाले। तो ये कुछ फैक्ट हैं आपको मार्स से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्लेनेट है वो है जुपिटर, बृहस्पति। तो बृहस्पति है वो सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है पूरे सोलर सिस्टम का। इसकी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो भी सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है बृहस्पति का कवर करता है। इसके अगर हम मून की अगर बात करें तो जो सबसे बड़ा मून है पूरे सोलर सिस्टम का वो भी बृहस्पति के पास में ही हमें देखने को मिलता है। गायनेमाइड यहाँ पर नाम का जो मून है वो आपको बृहस्पति के अंदर ही देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पर आपको ग्रेट रेड स्पॉट स्ट्रॉम है वो भी आपको देखने को मिलता है, सबसे लंबा स्ट्रॉम है, यहाँ पर चला था 300 प्लस में साल तक, वो भी हमें बृहस्पति के अंदर ही देखने को मिलता है, मतलब जुपिटर ग्रह के अंदर देखने को मिलता है। अब हमारे पास है जो नेक्स्ट प्लेनेट आता है वो है सैटर्न, शनि। शनि ग्रह के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको विजिबल रिंग्स हैं, स्पेक्टेकुलर रिंग्स हैं, वो आपको शानदार रिंग्स हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। 7 रिंग्स देखने को मिलती है। दूसरे किसी भी प्लेनेट्स में इतनी साफ रिंग है आपको नहीं देखने को मिलती है, कोई धुंधली सी रिंग है इस टाइप में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट रिंग है, आपको विजिबल फॉर्मेट में देखने को मिलती हैं। इसके अंदर भी आपको सबसे ज़्यादा मून है शनि ग्रह के अंदर है पाए जाते हैं। आपको इसके अंदर कंफ्यूज हो सकते हो कि यहाँ पर जुपिटर है वो सबसे बड़ा प्लेनेट है तो उसके पास में सबसे ज़्यादा मून्स हैं वो होंगे, पर यहाँ पर अभी तक जो डिस्कवरी हुई है, डिस्कवरीज के अकॉर्डिंग है, अभी तक ह्यूमन ने जो सबसे ज़्यादा मून है किसके डिस्कवर किए हैं, वो शनि ग्रह के किए हैं। हो सकता है कि इन फ्यूचर हो जाए कि यहाँ पर आपको जुपिटर के अंदर है सबसे ज़्यादा ग्रह मून है वो देखने को मिल जाए, पर अभी तक जो डिस्कवरीज हैं उनके अकॉर्डिंग है सबसे ज़्यादा ग्रह वो मून है वो कौन से ग्रह के पास में है, वो शनि ग्रह के पास में है। इसके बाद में जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो इसके मून से ही है कि इसका जो एक मून है टाइटन, वो सबसे ज़्यादा डेंस एटमॉस्फेयर है उसके अंदर है, मीथेन की लेक है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। अब हमारा जो नेक्स्ट ग्रह है वो है यूरेनस। यूरेनस की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो ये सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। तो इस इन्फॉर्मेशन को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे आप एक कंफ्यूज हो सकते हो। आप सोचोगे कि नेपच्यून है वो सबसे लास्ट में ग्रह आता है अर्थ से, मतलब यहाँ पे सोलर सिस्टम के अंदर, तो वो सबसे कोल्डेस्ट होगा, वो नहीं है। सबसे कोल्डेस्ट हमारा को ग्रह कौन सा है, वो है यूरेनस है। अगर इसकी रोटेशन की अगर बात करें तो रोटेशन है इसकी यहाँ पर एक टिल्टेड है, 90 प्लस में डिग्री है, ये टिल्टेड है, इस वजह से इसका रेट्रोग्रेड रोटेशन है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आपको रिंग है देखने को मिलती है, पर यहाँ पर आपकी जो रिंग है थोड़ी धुंधली सी टाइप की यहाँ पर रिंग है आपको ब्लू और ग्रीन कलर की रिंग है, ये आपको देखने को मिलती हैं। अब जो हमारा लास्ट 8th प्लेनेट है वो कौन सा है, वो है नेपच्यून। तो नेपच्यून जो ग्रह है इसको वरुण भी बोला जाता है, हिंदी के अंदर है, कई बार आपको नेपच्यून भी देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या होता है कि ये हमारे सबसे फारदेस्ट ग्रह है वो हो जाएगा सूर्य से, क्योंकि ये सबसे लास्ट है, मतलब सबसे दूर वाला ग्रह है। कौन सा हो जाएगा, वो नेपच्यून हो जाएगा। इसकी अगर हम इसकी स्पीड की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको स्पीड का एक रिकॉर्ड है देखने को मिलता है कि यहाँ पर विंड की स्पीड है, सबसे फास्टेस्ट रिकॉर्ड है वो कितनी देखने को मिलती है, 2100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की विंड है यहाँ पर आपको रिकॉर्ड टाइम में देखने को मिलती है। इसका एक और वो है मून, इसका मतलब नेचुरल सैटेलाइट है ट्राइटोन। उसके अंदर भी एक स्पेशल विशेषता है कि वो उसके अंदर आपको क्या है कि रिवर्स मोशन देखने को मिलता है, मतलब रेट्रोग्रेड आपको रोटेशन है देखने को मिलता है। जैसे कि आपको रेट्रोग्रेड रोटेशन है इसके अंदर है वी और यू के, मतलब वीनस और यूरेनस के अंदर है आपको देखने को मिलता है, वैसा ही रेट्रोग्रेड रोटेशन है ट्राइटन के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। अब हम कुछ फैक्ट हैं रिलेटेड है, वैसे तो ग्रह नहीं है प्लूटो, पर फिर भी हम प्लूटो से रिलेटेड है, एक ड्वार्फ प्लेनेट है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उनको एक बार वन गो के अंदर है देख लेते हैं। प्लूटो को अगर हम प्लेनेट की अगर बात करें तो ये प्लेनेट है 9th प्लेनेट था। कब तक था, 2006 तक ये नोवा प्लेनेट था, हमारे प्लेनेटरी सिस्टम का हिस्सा था। उसके बाद में इसको हटा दिया गया था। इसके अगर हम मून की अगर बात करें तो इसका एक मोस्ट फेमस मून है चारोन मून है। इसका क्या है कि ये जो इसकी साइज़ है अप्रोक्सीमेटली हाफ है साइज़ इसकी, जो प्लूटो की साइज़ है उसका हाफ अगर साइज़ कर दोगे तो इतनी साइज़ बड़ा मून है आपको देखने को मिलता है।
इसकी एक और विशेषता है, ये ऑर्बिट को क्रॉस कर रहा है। ये नेपच्यून ग्रह की जो ऑर्बिट है, कई बार उसके ग्रह को इलिप्टिकल पाथ है, उसको ऑर्बिट को क्रॉस कर जाता है, और इसी वजह से इसको यहाँ पर 2006 के अंदर है, इसको प्लेनेट सिस्टम से हटाया गया था। और आप अगर अपनी तैयारी को एक स्ट्रक्चर्ड वे में कंप्लीट करना चाहते हैं, कि आप अपनी एसएससी स्टेनो 2025 के जीके का अगर इस तैयारी को कंप्लीट करना चाहते हैं एक रिवीजन के फॉर्मेट में, तो आप हमारा जो स्टडी मटेरियल वाला जो बैच है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के अंदर है आपको जीके के अंदर है पूरा क्रैश कोर्स के थ्रू है रिवीजन करवाया गया था। तो इस बैच के अंदर है जो आपको जो भी मटेरियल यूज हुआ था, पीडीएफ और नोट्स और क्विज वगैरह, वो सारे जो है वो आपको ओनली 179 के अंदर है आपको मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्विज टेस्ट है वो मिल जाएगी, व्हाट्सएप के ऊपर है गाइडेंस मिल जाएगी, तो यहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, तो एमटीएस के लिए जो हमारा फुल जीके क्रैश कोर्स है, इसको यहाँ पर आप बाई करना कंसीडर कर सकते हो। इसके अंदर आपको लेक्चर से देखने को मिलेंगे, पीडीएफ देखने को मिलेगी, टॉपिक वाइज क्विज देखने को मिलेंगे, और भी बहुत कुछ है। व्हाट्सएप के ऊपर है डेडिकेटेड मेंटरशिप है, गाइडेंस है, वो आपको देखने को मिलेगी। हम यहाँ पर नए जो पैटर्न है एडिक्विटी का, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन है, यहाँ पर आपको जल्दी से जल्दी है वो करवा रहे हैं, कि आपको अपना स्कोर है वो बूस्टअप कर सको। आप इसको इस बैच को एक टाइप से स्कोर बूस्टर बैच है वो समझ सकते हो। ये बैच है कोई जीरो से बैच है यहाँ पर नहीं होने वाला, क्योंकि जीरो से जीके पढ़ने के लिए आपको 6 से 7 महीने मिनिमम यहाँ पर लगते हैं। अभी इतना हमारे पास है टाइम नहीं बचा है कि यहाँ पर हम जीके को स्टार्टिंग से कवर करें। तो हम यहाँ पर जो जीके के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नए वेंडर के अकॉर्डिंग है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको ही कवर करते हुए आपके स्कोर को बूस्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप कोई भी कोर्स के अंदर है व्यू डिटेल्स के अंदर जाओगे, तो आपको इस टाइप का कुछ पेज है वो देखने को मिल जाएगा। उस पेज में आपको कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाएगी, और ये यहाँ पर आपको स्टार्टिंग के अंदर है 2 बटन देखने को मिल जाएंगे, स्टार्ट लर्निंग नाउ और या फिर वॉच प्रीव्यू। जैसे ही इन बटन्स के ऊपर आप क्लिक करोगे, तो आपको एक और पेज है वो व्यू होगा। वो पेज है आपको कुछ इस टाइप का व्यू होगा, जिसमें आपको यहाँ पर प्रैक्टिस क्विज है देखने को मिलेंगे, क्लास नोट्स और प्रिंटेबल पीडीएफ है वो आपको देखने को मिलेंगी। जो फर्स्ट लेक्चर है वो यहाँ पर डेमो के लिए ओपन है, चाहे तो आप उसको अटेम्प्ट करके चेक कर सकते हो क्वालिटी। यहाँ पर पीडीएफ के नोट्स हैं वो आपको किस टाइप के देखने को मिलेंगे, यहाँ पर टॉपिक्स हैं कौन कौन से यहाँ पर कवर किए गए हैं, और साथ में और भी आने वाले टॉपिक्स हैं वो आपको जल्दी यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे। यही नहीं है कि यहाँ पर जो अभी आपको टॉपिक दिख रहे हैं खाली वही आपको कवर किए जाएंगे, और भी टॉपिक्स है आपको जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे, और आपको जो वैसे ही बैच अनलॉक होगा उसके बाद में आपको सारे टॉपिक्स हैं वो विजिबल होंगे। अभी आपको सारे टॉपिक है वो विजिबल भी नहीं हो रहे होंगे। अगर आप अपना एमटीएस के अंदर है जीके के अंदर स्कोर बढ़ाना चाहते हो, तो आप हमारा जो जीके का क्रैश कोर्स का बैच है एसएससी एमटीएस 2025 वाला, उसको देखना जरूर कंसीडर कर सकते हैं। उसका यहाँ पर आपको डेमो है वो भी ट्राई कर सकते हैं। इस बैच के जो भी फीचर्स हैं, इसके अंदर आपको जीके के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको यहाँ पर एक पिक्टोरियल फॉर्मेट के अंदर है, एक इंटरेस्टिंग वे के अंदर है कवर किया जाएगा, तो उससे आपको ईजी टू रिमेंबर हो जाएगा। साथ में उनकी प्रैक्टिस के लिए आपको क्लास नोट्स है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रिंटेबल पीडीएफ मिलेगी, क्विज मिलेगा, व्हाट्सएप के ऊपर है डेडिकेटेड है, डेली का यहाँ पर प्लान है वो आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब आपका जीके का जो कंप्लीट रिवीजन है वो आप हमारे साथ में यहाँ पर इस बैच के अंदर है तैयारी कर सकते हो। इस बैच के अंदर है अभी आप इनरोल कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अभी इसका ऑफर चल रहा है, तो ऑफर के तहत यह बैच आपको 269 के अंदर है देखने को मिल जाएगा। फिर जब भी इसका ऑफर है खत्म हो जाएगा जल्दी, फिर आपको ये बैच है 299 के इसका पेमेंट है वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपना अमाउंट है वो बचा सकते हो। अभी अगर आप इसको बाई कर रहे हो तो आपको 269 के अंदर है वो मिल जाएगा। इस बैच की अगर हम स्टार्टिंग की अगर बात करें, तो ये 15 अगस्त से ये बैच है, ये एसएससी एमटीएस जीके क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस बैच के अगर हम डेमो लेक्चर की बात करें, तो जैसे ही आप एसएससी एमटीएस जीके क्रैश कोर्स के अंदर जाओगे, तो वहाँ पर आपको एक डेमो के अंदर है एक लेक्चर है देखने को मिल जाएगा बुक्स एंड ऑथर का। तो चाहे तो आप उस डेमो लेक्चर को देखना कंसीडर कर सकते हो। उस डेमो लेक्चर के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि इस टाइप से यहाँ पर विजुअलाइज के थ्रू है आपको बुक्स एंड ऑथर है वो पूरा कवर किया गया है। तो ऐसे ही सभी टॉपिक्स हैं वो एसएससी एमटीएस के अंदर है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको यहाँ पर नए वेंडर के अकॉर्डिंग है उनको कवर किया जाएगा। सभी एसएससी जीके के टॉपिक्स हैं उनको कवर नहीं किया जाएगा, क्योंकि सभी एसएससी जीके के अगर पूरे टॉपिक को अगर हम कवर करें तो उसके लिए तो 6 से 8 महीने का यहाँ पर मिनिमम टाइम लगता है। तो लास्ट के 1 मंथ में तो यहाँ पर क्या होता है कि रिवीजन होता है, जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनका हाई वेटेज होता है उनको इंपॉर्टेंट है रिवाइज किया जाता है ईजीएस्ट वे के अंदर है, ताकि आप अपना स्कोर है वो मैक्सिमाइज कर पाओ। तो ये बैच है स्कोर है रिवीजन बैच है, क्रैश कोर्स बैच रहेगा, स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए बैच रहेगा। ये बैच है कोई यहाँ पर जीरो से बैच है नहीं होने वाला है, ये बात है आपको ध्यान में रखनी है।
इस बैच की जो प्राइस है वो आपको 269 है रखी गई है। अभी यहाँ पर ऑफर चल रहा है, ऑफर के तहत है ये बैच है। आपको न्यू कोड 10 लगाओगे तो मतलब NEW10 लिखोगे तो फिर यहाँ पर कूपन कोड के तहत ही आपको बैच है 269 में मिल जाएगा। अदरवाइज इस बैच की प्राइस है आपको 299 है, वो बाद में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बैच स्टार्टिंग होने से पहले ही अगर आप पेमेंट कर देते हो तो अभी आपको बैच है 269 में मिल जाएगा। अदरवाइज बाद में फिर आपको 299 की पेमेंट है वो करनी पड़ेगी। बैच है वो आपको 15 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। तो बैच की टाइमिंग है वो आपको यहाँ पर जल्दी देखने को मिल जाएगी। अभी हम यहाँ पर आपके लिए एक और टेबल भी डिजाइन कर दी है कि इस टेबल के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि ये आपके जो 8 प्लेनेट थे और एक नोवा यहाँ पर प्लूटो था, इसके सभी के डिस्टेंस हैं, रोटेशन आवर्स हैं, कितने मून्स हैं, एटमॉस्फेयर कैसा है, कितना फीचर है, मतलब एक ही टेबल के अंदर है पूरी एक समरी डालने की कोशिश करी है। तो इस समरी से क्या होगा कि आप एक वन गो के अंदर है इजिएस्ट मतलब एक रिकैप टाइप में यहाँ पर अगर आप करना चाहते हो तो वो रिकैप टाइप में भी यहाँ पर आप कर पाओगे। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर लेक्चर की क्वालिटी है वो किस टाइप की यहाँ पर हमारी होने वाली है। तो यहाँ पर बैच को अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर है हमारा वो भी मिल जाएगा। और आपको परचेज करने के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें व्हाट्सअप के ऊपर है वो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। क्योंकि बैच के जो अपडेट्स हैं वो अभी आपको डेली के है व्हाट्सएप के ऊपर है, 1-to-1 इंटरेक्शन है, डायरेक्ट इंटरेक्शन है टीचर के साथ में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट है तो डायरेक्ट टीचर से सीधे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर है आप इंटरेक्ट कर पा रहे होंगे। बैच के अंदर आपको वीडियो लेक्चर, PDF, प्रिंटेबल नोट्स है और क्विज है, टॉपिक वाइज है, वो सभी कुछ है आपको देखने को मिलेगा। ओनली 269 के अंदर है, आपको बैच के अंदर है सभी कुछ है देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से इनरोल कर दीजिए, लिमिटेड सीट है, बाद में यहाँ पर एडमिशन है वो अगर सीट फुल हो जाएंगी तो एडमिशन भी क्लोज कर दिए जाएंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर है इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के अंदर जो कि एडिक्विटी के अंदर है, मतलब जो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है इंपॉर्टेंट होगा उसको कवर करते हुए चलेंगे। तो नए लेक्चर के अंदर है मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है कोर्सेज के मिल जाएंगे, वहाँ से आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके यहाँ पर सिक्योरली अपना कोर्स है वो बुक कर सकते हो। अगर आप पहले ही अभी स्टेनो का लेना चाहते हो तो स्टेनो का बैच है वो पहले से चालू हो चुका है, तो उसको अभी बुक कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आपको वेबसाइट के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर हमारी टीम है उसके साथ में कॉन्टैक्ट कर सकते हो।